घंटे बाद जितना बात करना है करते रहना। देखो टॉपिक का नाम क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेल स्ट्रक्चर में हमको सबसे मेन चीज स्टडी क्या करना है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर, साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा किया गया, मतलब उसका शेप वगैरह क्या है। तुमको स्टडी क्या करना है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे शेप में प्रेजेंट है, क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, वो सब चीज़ को हम स्टडी करेंगे। अब तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सेल तो लिखा ही है, तो सेल का हमने उस दिन डेफिनेशन देखा था, क्या था सेल का डेफिनेशन, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पूरे चैप्टर में कहीं पे भी सेल कहाँ से है वो नहीं बताया गया। तुमको क्या बता रहे हैं वो, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन सेल थियरी में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि सेल आया कहाँ से। तो सेल आया कहाँ से किसने एक्सप्लेन किया, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने तुमको एक्सप्लेन किया कि सेल आया कहाँ से मालूम है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहाँ से आया है, प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले कोई एक सेल था उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, एक न्यू सेल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन वो जो पहले सेल प्रेजेंट था वो कहाँ से आया वो भी नहीं मालूम है ना। तो उसके लिए भी डिस्कवरी क्या है, हमको ये पता चला है, बहुत सारे बायोलॉजी में तुम स्टडी करके डिफरेंट चैप्टर्स है वो एक्सप्लेन करते हैं कि सेल का सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल मिला था। सेल का क्या मिला था, रॉ मटेरियल। मतलब रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, सेल में सबसे दो मेन मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट है, उसका एग्जाम्पल क्या है, दे आर प्रोटीन एंड सेकेंड क्या है, न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये दो चीज़ हमको पहले बन के मिल गई थी। ये कब बन के मिली, उसका थियरी है ऑपरेन एल्डेन थियरी, और साथ में यूरे मिलर करके एक्सपेरिमेंट है। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने तुमको कंफर्म कर दिया है कि अर्थ में स्टार्टिंग में जो भी माइक्रोमोलिक्यूल्स थे उनसे क्या बने थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बने थे उसमें सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन सा तुम्हारा, प्रोटीन, और जो सेकंड था वो कौन था, न्यूक्लिक एसिड। अगर ये दो चीज़ मेन आ गए तो उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज़ सेल का स्ट्रक्चर वगैरह हर एक चीज़ फॉर्मेशन होने लग गया। ऐसा एक थियरी। अभी हमको आज स्टडी क्या करना है खाली कि एक सेल कहाँ से आया है, पहले वाले सेल से, ऐसा कौन बता रहे, रुडोल्फ वर्चो। हमने जब सेल को स्टडी किया तो हमने डायरेक्टली हमको सेल का थियरी नहीं मिला था। हमको सबसे पहले स्टडी करने में क्या मालूम पड़ा कि सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। फिर कुछ साइंटिस्ट ने डेड सेल को स्टडी किया। किसको स्टडी किया, डेड सेल्स। जब डेड सेल्स की बात करेंगे तो याद रखना डेड सेल किस में प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। और प्लांट सेल के अंदर भी कौन सा पार्ट मालूम है, कॉर्क। तुमने ये पढ़ा रहेगा, कैम्बियम वगैरह सब पढ़ा रहेगा ना, रूट हेयर वगैरह पढ़ा है क्या, रूट हेयर। उसके बाद समझो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करता कौन है, रूट नहीं करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर्स करते हैं। रूट हेयर्स के बाद उसके सेल्स प्रेजेंट है, क्लियर है कि नहीं, एपिब्लेमा सेल्स। फिर उसके बाद तुम लोग कॉर्टेक्स पढ़ोगे, तुमको ये तो मालूम रहेगा, जाइलम फ्लोएम ऐसा मालूम है ना, जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है मालूम है, वहीं पे कॉर्क भी प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। ये जो कॉर्क है वो कौन सा सेल है, डेड सेल है। सबसे पहले इसको स्टडी किया गया है, लेकिन हर जगह पे ऑब्जर्वेशन एक ही देखा गया था, स्टार्टिंग में इतना कुछ डिस्कवरी नहीं हुआ। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किसका किया था, सेल वॉल। किसका ऑब्जर्वेशन किया, सेल वॉल। फिर हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, हमने एक बार न्यूक्लियस देखा, सेकंड हमने सेल वॉल देखा। फिर हमको बाद में ऐसा मालूम पड़ा, और भी साइंटिस्ट ने वर्क के अंदर मालूम पड़ा कि जितने प्लांट्स है, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने प्लांट्स है किसके बने हुए, मेड अप ऑफ सेल्स। फिर सेम यही एग्जाम्पल किसके लिए दिया गया, ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। देखो थियरी क्या है, पहले हमने सेल वॉल का ऑब्जर्वेशन भी किया, फिर हमने न्यूक्लियस का ऑब्जर्वेशन भी किया, फिर हमको बाद में मालूम पड़ा कि जितने भी प्लांट है सब किसके बने हुए, सेल्स के बने हुए। जितने भी एनिमल सब किसके बने हुए, सेल के बने हुए। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस था, जहाँ पे वर्ड सेल वॉल आया वो खाली किसके लिए डिनोट कर रहा था, ओनली फॉर प्लांट्स। और जहाँ पे वर्ड ये आ गया एनिमल्स, वहाँ पे हमने क्या स्टडी किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने किसको स्टडी किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा हमारे पास टॉपिक प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे स्टडी किया वो एनिमल हो गया, जहाँ पे हमने सेल वॉल स्टडी किया वो प्लांट में आ गया। और जितने भी प्लांट है सब किसके बने हुए, सेल्स के। जितने में एनिमल्स है किसके बने हुए, वो भी सेल्स के ही बने हुए। ऐसा कुछ थियरी है हमारे पास। देखो हमको स्टडी क्या करना है आज, हम डायरेक्टली स्टार्ट किससे करेंगे मालूम है, ऑल सेल ऑर्गेनेली। किससे स्टार्ट करेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनेली है पहले आज हम उनको स्टडी करेंगे। देखो उसमें मैंने तुमको सेल ऑर्गेनेली लिखने के लिए बताया था, कितने सेल ऑर्गेनेली। अगर एग्जांपल लिया प्रोकैरियोटिक्स, तो प्रोकैरियोटिक्स में भी प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं या नहीं। तो ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं। वो ऑर्गेनेली कैसे प्रेजेंट है उन पे डिपेंड करेगा। एक ऑर्गेनेली का एग्जांपल दे देता हूँ तुमको चाहिए तो मैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी ऑर्गेनेली के अंदर ही आता है, क्लियर है। सेकंड, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, राइबोसोम्स। तुम बोलोगे अगर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नहीं। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जहाँ पे न्यूक्लियस है उस जगह पे वहाँ पे प्रेजेंट क्या रहेगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। अगर सपोज न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है तो उसके पास भी क्या प्रेजेंट है,
सर्कुलर डीएनए, उसके अंदर प्रेजेंट क्या है, सर्कुलर डीएनए। तो तुमको स्टडी क्या करना है तुमको बता दिया। लेयर्स वगैरह ऑर्गेनेली में नहीं आते, क्लियर है कि नहीं। तुमको ऑर्गेनेली में पढ़ना क्या है, साइटोप्लाज्म हो गया, तो साइटोप्लाज्म खुद क्या है, ऑर्गेनेली में आ रहा है। सेल ऑर्गेनेली वर्ड का मतलब ही क्या है कि साइटोप्लाज्म उसका मैट्रिक्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का मैट्रिक्स भी क्या है, साइटोप्लाज्म। फिर तुमने उसी में स्टडी किया राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो अगर कोई तुमको पूछेगा प्रोकैरियोटिक्स में कौन से टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो याद रखना 70S। देखो टाइप्स ऑफ वर्ड का मतलब क्या है, राइबोसोम वर्ड खुद क्या डिफाइन करता है, राइबोसोम जैसा मैंने वर्ड बोला था, क्या है राइबोसोम वर्ड का मतलब, राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री है। सपोज अगर राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है तो राइबोसोम तो दोनों सेल्स में प्रेजेंट है ना। अगर हम आज एग्जांपल ले रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल का, अगर बाजू में बाद में हम वापस से पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, तो तुम वहाँ पे क्या एग्जांपल लिखोगे, यहाँ पे भी तो प्रेजेंट है ना, ऑर्गेनेली के फॉर्म में कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ये वाला राइबोसोम्स कौन सा हो गया, फिर ये राइबोसोम्स कैसे हो गया, तो याद रखना ये 70S और ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये 80S प्रेजेंट रहेगा, क्लियर है कि नहीं। ये 70S ये 80S, जहाँ पे तुमको 80S आ गया मैंने तुमको वहाँ पे बताया भी था, स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट दोनों भी प्रेजेंट है। 60S ये तुम्हारा लार्जर रहेगा और साथ में 40S ऐसे तुम्हारे पास प्रेजेंट रहेंगे। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ तुमको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, क्लियर है इतना टॉपिक। जो नीचे वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर सब यूनिट्स, और ऊपर वाला क्या रहेगा, लार्जर सब यूनिट्स, क्लियर रहेगा। तो ऐसे दो सब यूनिट से बना हुआ होता है तुम्हारा कौन, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स डायरेक्टली आपस में अटैचमेंट लिया रहेगा क्या, इन दोनों के बीच में अटैचमेंट प्रेजेंट है ना, अपर वाला लार्जर भी और साथ में नीचे भी क्या है, स्मॉलर है, दोनों के बीच में अटैचमेंट प्रेजेंट होता है। लार्जर सब यूनिट किसका बना हुआ है, 60S, स्मॉलर सब यूनिट किसका बना हुआ है, 40S। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, 80S। और 80S वाला हमेशा यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट तुमको हुए थे देखते मिलेगा। लेकिन देखो एक टॉपिक में डिफरेंस है, अगर यूकैरियोटिक सेल में अभी खाली राइबोसोम को अच्छे से फोकस करो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा राइबोसोम में 70S, अगर तुम 70S को अच्छे से फोकस करोगे तो 70S में मैंने तुमको क्या बताया, लार्जर सब यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे 50S और स्मॉलर सब यूनिट क्या रहेगा 30S, ऐसा तुमको पहले से मालूम है, क्लियर है कि नहीं। अब मैं कहता हूँ 50S और 30S प्रेजेंट है, साथ में 60S और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 40S। तो जहाँ पे तुम्हारे पास 50S और साथ में 30S प्रेजेंट है, इसको अगर अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे तुम 50S और 30S को, तो तुमको मालूम पड़ेगा 50S कौन सा यूनिट है, लार्जर सब यूनिट, 30S कौन सा यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट। तो ये जो स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट है, इनको डायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं 70S। मतलब अगर इसके वैल्यू को तुम प्लस में भी करोगे तो भी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी कि 50S प्लस ये 30S, तुमको हमेशा 70S मिलता है क्या, अगर प्लस करोगे तो कितना आना चाहिए था 80। लेकिन इसमें तुमको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मैक्स वगैरह नहीं प्रेजेंट है, ये स्वेडबर्ग करके यूनिट है, ऐसा तुमको याद रखना है अभी फिलहाल में, स्वेडबर्ग यूनिट। और साथ में इसमें याद क्या रखने वाले में और एक चीज़ कि तुमको याद रखना है कि ये जो बनाया गया है, फॉर एग्जांपल जो राइबोसोम प्रेजेंट है ये दोनों में भी प्रेजेंट रहेगा। अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है तो 70S है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है तो 80S है। लेकिन यूकैरियोटिक में फैक्टर डिफरेंट है। अगर सपोज मैं एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लूँ तो मेरे को उसमें बताओ कि यूकैरियोटिक सेल में खाली राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, राइबोसोम्स के अलावा बहुत सारी चीज़ प्रेजेंट है। तुमको मालूम रहेगा यहाँ पे एक ऑर्गेनेली में ER प्रेजेंट है। व्हाट इज ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी RER प्रेजेंट है, RER क्या रहेगा तुम्हारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER भी प्रेजेंट रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे रोल है प्रोटीन सिंथेसिस का, क्लियर है कि नहीं। अब वहाँ पे कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो एक डाउट में रख दो। सेकंड तुम्हारे पास इसी के अंदर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, इतना मालूम है ना, उसमें पढ़ाया था मैंने माइटोकॉन्ड्रिया। मैं कहता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का जब तुमने स्टडी किया तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्या, तो हाँ होते हैं। सपोज अगर हमने एग्जांपल लिया तो आज अच्छे डिटेल में बता रहा हूँ तो आज अच्छे से ध्यान दो। सपोज तुम्हारे पास ये कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, आउटर मेम्ब्रेन। ये किसका मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन हमेशा क्या रहेगा, स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्मूथ है। जब तुम इनर मेम्ब्रेन पे फोकस करोगे तो वो इनर मेम्ब्रेन कुछ तुमको ऐसा रफ लाइक स्ट्रक्चर में दिखेगा। इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, याद रखना उसको रफ भी बोलते हैं। अब देखो आउटर मेम्ब्रेन और साथ में क्या प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन। जहाँ पे भी वर्ड आउटर आएगा और साथ में इनर मेम्ब्रेन आएगा, एक चीज़ याद रखना, अगर बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर आने की कोशिश करता है तो ये एक तो मेन चीज़ होनी चाहिए कि जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, परमिएबल। अगर सपोज मैं ऐसा लिख दूँ यहाँ पे कि ये मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल है। कौन सी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, वो किसी चीज़ को अलाउ करती है आने जाने के लिए अंदर। अब सेकंड तुम्हारे पास कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन। अब ये इनर मेम्ब्रेन परमिएबल है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे सामने कि देखो अगर एक परमिएबल है तो ये क्या हो सकता है, ये भी परमिएबल है लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल को अंदर जाने की इजाज़त देगी, बाकी किसी को देने का जाएगा कि अंदर कोई भी चीज़ नहीं। तो याद रखना आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, साथ में परमिएबल है, तो बाहर से कोई भी चीज़ ईजिली अंदर जाने का कोशिश कर सकता है।
सेकंड इनर मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली वर्ड आ गया तो क्या याद रखोगे कि हर एक चीज़ को जाने देगा क्या ये अंदर, नहीं, मतलब कुछ चीज़ इसमें से पास आउट हो सकते हैं। मैं तुमको ये टॉपिक डायरेक्टली क्यों पढ़ा रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट है। डाउट क्या आएगा देखो तुमको, जब तुम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ोगे और साथ में यूकैरियोटिक सेल, तुमको हमेशा एक डाउट रहेगा कि तुम यूकैरियोटिक में डायरेक्टली क्या लिख देते हो, एटीएस, क्योंकि माइंड में पहले से फंक्शन रहता है कि यूकैरियोटिक में कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एटीएस वाले प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में कौन से प्रेजेंट है, 70S। तुमको ये भी मालूम पड़ जाता है कि 50S एंड 30S ये इसके स्मॉलर लार्जर सब यूनिट्स है, 60S 40S लार्जर और साथ में स्मॉलर सब यूनिट दोनों मिला के बने हुए। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है मैं अपना खुद का राइबोसोम्स भी रखता हूं, मतलब इनके पास भी तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो अगर इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो कौन से वाले राइबोसोम्स है, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा आंसर दो। देखो सबसे मेन चीज क्या है, सपोज प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स प्रेजेंट है जिसको हमने एग्जांपल क्या दिया था, 70S टाइप वाला राइबोसोम्स प्रेजेंट है। अब मैंने तुमको पढ़ाया कि यूकैरियोटिक सेल एक प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल वर्ड का मतलब क्या याद रखोगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल। अब दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, प्लांट सेल रहते हैं या तो एनिमल सेल। अभी हम फिलहाल में किसका एग्जांपल ले रहे हैं, याद रखना एनिमल सेल का। तो एनिमल सेल के अंदर हमने पढ़ा कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें सबसे पहला अगर कोई ऑर्गेनेली है वो कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से, आर क्या रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR क्या रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास ऐसा दो चीज़ प्रेजेंट है। फिर हमने जब इनको स्टडी किया तो इतना कॉमन लगा टॉपिक, लेकिन जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के पास चले गए हमको मालूम पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे राइबोसोम्स लेके बैठा है। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली इमेजिन करोगे एज पर एज यूकैरियोटिक सेल, तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे, 70S टाइप्स और 80S टाइप्स। हाँ, कौन से प्रेजेंट होने चाहिए, 80S प्रेजेंट है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन है, याद रखना इसके पास प्रेजेंट क्या है, 70S। 70S का मेन रीजन क्या है, ऐसा बोला गया है कि यूकैरियोटिक डायरेक्टली नहीं आए थे, क्लियर है कि नहीं। मैंने तुमको ये भी स्टडी करवाया था याद है पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले से ही एक सेल था, क्लियर है कि नहीं। तो मतलब हो सकता है प्रोकैरियोटिक के बाद प्रोकैरियोटिक के कुछ फीचर यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल वो कौन से हो सकते हैं, 70S। अगर ऐसा एग्जांपल लिया माइटोकॉन्ड्रिया का, एक और एग्जांपल ले लेते, मैंने तुमको उस दिन क्लोरोप्लास्ट का एग्जांपल दिया था, याद है, क्लोरोप्लास्ट। मेरे को बताओ क्लोरोप्लास्ट और ये दोनों, जैसा मैंने क्लोरोप्लास्ट लिखा और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया, देखो याद रखना इधर तो वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। जो चीज़ प्रेजेंट था मैंने तुमको बता दिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस के जगह पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड, साथ में क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर DNA। मैंने तुमको इसका लेयर्स के बारे में भी पढ़ाया था, याद है, ग्लाइको कैलिक्स, इसके लेयर को क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर को एकदम बाहर साइड प्रेजेंट है, ग्लाइकोस कैलिक्स। सेकंड क्या रहेगा, सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन। और साथ में लास्ट में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। इतना तुमको टॉपिक क्लियर है, यहाँ तक याद है ना, ठीक है। और इसी के अंदर सर्कुलर DNA के अलावा एक प्लाज्मिड करके भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है तुम्हारा पीस ऑफ DNA है। इतना टॉपिक क्लियर है क्या। तुम लोग जब प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ते थे तुम्हारे पास जो ऑर्गेनेली प्रेजेंट थी उसके अलावा देखो क्या, सबसे पहले क्या था तुम्हारे पास, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस के जगह पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था। उसी न्यूक्लियोइड के पास सर्कुलर DNA प्रेजेंट है। सर्कुलर DNA प्रेजेंट है कि नहीं, वो DNA का तुमको फंक्शन मालूम है, DNA क्या करेगा, प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो mRNA को कॉपी करके देगा। तो मतलब इनका जो भी प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसमें देखोगे प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तुम डायरेक्टली क्या एग्जाम्पल दोगे, समझे। तुमको मैंने ऐसा पूछ लिया प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन तो तुमने पहले 10th में ही पढ़ा रहेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे ऑकर होता है, डायरेक्टली आंसर क्या दोगे, ट्रांसक्रिप्शन ऑकर कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म पे, क्लियर है कि नहीं। ट्रांसक्रिप्शन अगर साइटोप्लाज्म पे ऑकर होता है तो ट्रांसलेशन कहाँ पे ऑकर होगा, वो भी साइटोप्लाज्म पे ही ऑकर होगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होता था न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इसके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है। तो वो चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म पे। तो यहाँ पे याद रखना ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों भी कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म पे। जो राइबोसोम रहेगा वो कैसा रहेगा, 70S टाइप वाला रहेगा, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, तुमको याद रखना है। इसी के पास न्यूक्लियोइड के अंदर सर्कुलर DNA प्रेजेंट है, वो याद रखो। साथ में तुमको प्लाज्मिड करके एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जो कि क्या है तुम्हारा, अ पीस ऑफ DNA है, जो किसके पास प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया में से वो पीस ऑफ DNA को बाहर रिमूव भी कर दे तो क्या बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, क्या नहीं। हम प्लाज्मिड को ऐसे वेक्टर यूज करते हैं, हमने इसको बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। साथ में तुम्हारे पास अगर लेयर्स की बात करोगे तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे प्रोकैरियोटिक के क्या प्रेजेंट है, ग्लाइको कैलिक्स। सेकंड क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जहाँ पे आर्किया बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा उसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई रहेगी, तुमको मालूम है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। साथ में उसमें प्रोटीन के कुछ कंटेंट भी प्रेजेंट रहेंगे। तुमको मैंने जैसे उस दिन एक एग्जांपल दिया था, पोरिन, एक्वापोरिन, याद है, पोरिन करके वर्ड बताया था ना, प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। हाँ,
ये दोनों का जरा अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, इनका टॉपिक तुमको भी क्लियर है, माइंडसेट में इनको क्लियर करो कि क्या यूकैरियोटिक के अंदर भी प्रोकैरियोटिक वाले कुछ पार्ट प्रेजेंट है क्या। जहाँ पे वर्ड क्लोरोप्लास्ट लिखा डायरेक्टली कौन से सेल से रिलेट करोगे, दे आर प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली क्या है, प्लास्टिड के जो 3 टाइप्स है उसमें से जो 3rd टाइप है वो तुम्हारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मैं ऐसा बात करूँ कि क्लोरोप्लास्ट और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों भी डिपेंड नहीं होते न्यूक्लियस के ऊपर मोस्टली। डिपेंड वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो एक सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस है, सेल का ब्रेन कौन है, न्यूक्लियस। जैसा वो बोलेगा उनको वैसा फंक्शन करना पड़ता है, किसको, सेल को। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या होगा, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आ गया और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पे जरा देखो, इनके पास भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इनके पास भी क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए। क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ोगे तो उनके पास क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। देखो ऐसा 2 चीज जिसके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनके पास दोनों के पास क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए। तो इनको दूसरे के ऊपर मोस्टली डिपेंड होना पड़ेगा क्या, नहीं। कभी कभार कुछ फंक्शन करेंगे लेकिन ज़्यादा करके खुद पे डिपेंडेंट रहेंगे। सेमी ऑटोनॉमस है, सेमी ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब क्या मालूम है, ऐसे ऑर्गेनेली जो मोस्टली कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो खुद का फंक्शन खुद भी करते। क्यों कर पा रहे, बिकॉज ऑफ वॉट, डीएनए, और साथ में इनके पास खुद का क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो अगर कोई तुमको पूछेगा फॉर एग्जांपल प्लांट सेल जो कि यूकैरियोटिक के अंदर आता है, तो उस यूकैरियोटिक के अंदर तुमको ये कैसे स्टडी करके मालूम पड़ा कि यूकैरियोटिक के अंदर प्रोकैरियोटिक वाले सेल के कुछ चीज़ प्रेजेंट है। तो तुम डायरेक्टली एग्जांपल दोगे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर कौन प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। अभी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ तुमको बेसिक बता रहा हूँ। सर्कुलर डीएनए और साथ में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। अगर डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये खुद का काम खुद करते हैं। लेकिन ये राइबोसोम्स कौन से वाले टाइप के, तो हमको बताया गया कि दे आर 70 एच टाइप्स। और अगर 70 एच टाइप्स की बात करोगे तो डायरेक्टली किसको याद करोगे, प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्लांट सेल में अगर प्रोकैरियोटिक का कुछ पार्ट प्रेजेंट है तो कौन से ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है, इन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट में भी कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर रहेगा, और उसका टाइप क्या रहेगा, 70s। ऐसा 2 ऑर्गेनेली के बीच का तुमको चेंजेस समझ में आया। अगर कोई तुमको पूछा पूरे सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन पूरे चैप्टर में किनके ऐसे कौन से ऑर्गेनेली है जिनके पास 70s टाइप्स वाले राइबोसोम्स प्रेजेंट है और कौन से सेल है, तो तुम डायरेक्टली एग्जांपल दोगे, प्रोकैरियोटिक सेल के पास 70s प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे सेल ऑर्गेनेली के पास 70s प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेली के पास क्या प्रेजेंट है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट कौन से सेल के अंदर आया, प्लांट सेल। साथ में तुमको मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल दिया, वो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, दोनों में सेम फंक्शन करता रहेगा। इतना कुछ तुमको डिफरेंस समझ में आया क्या। कोई तुमको पूछेगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों के बीच में बता पाओगे क्या क्या रीजन होता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, RER देखो, ER माइटोकॉन्ड्रिया। तुमको एक चीज और मैंने पढ़ा था, याद है क्या, गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस के बाद क्या पढ़ाया था, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के अलावा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट हो सकते हैं सेल ऑर्गेनेल के फॉर्म में, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे ना। और न्यूक्लियस को भी हमको स्टडी करना है यूकैरियोटिक के अंदर, हमको उसके साइटोप्लाज्म को भी स्टडी करना है, हमको उसके न्यूक्लियोप्लाज्म को भी स्टडी करना है। न्यूक्लियोप्लाज्म वर्ड का मतलब तुमको मालूम पड़ गया रहेगा, जो न्यूक्लियस का मैट्रिक्स न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल का मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म, और खुद न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस तुम्हारा ब्रेन है, क्लियर है कि नहीं, सेल का। तो ऐसा याद रखना, इतना टॉपिक क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब तो एक एक टॉपिक पे जाएंगे, जरा अच्छे से ध्यान दो। आज ये चैप्टर को पूरा फाइनली करेंगे, तो बोर्ड पे सबसे मेन फोकस रखो। एक बार प्रोकैरियोटिक को रिपीट कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एग्जांपल किसका लिया था, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्यों एग्जांपल में लिया है, बिकॉज बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास क्या प्रेजेंट है, सिंगल सेल प्रेजेंट है। मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट है, सिंगल सेल प्रेजेंट है। वो किसके अंदर आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आएगा। मोनेरा तुमने पढ़ा रहेगा, किंगडम मोनेरा, क्लियर है कि नहीं। देखो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसा है, सिंगल सेल। इसके पास डीएनए कैसा प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। सबसे मेन चीज याद रख लेना, सर्कुलर डीएनए। यही सर्कुलर डीएनए यूकैरियोटिक के 2 ऑर्गेनेली के पास प्रेजेंट है। किसके किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया और साथ में क्लोरोप्लास्ट। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। साथ में एक प्लाज्मिड प्रेजेंट था, तुमको मैंने उस दिन बताया था। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड इज अ पीस ऑफ डीएनए। प्लाज्मिड इज अ पीस ऑफ डीएनए, ये चीज तुमको मालूम है, क्लियर है कि नहीं। अब इनके अलावा क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री।
अगर सपोज राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है तो राइबोसोम्स ये जो प्रोटीन बना रहा है वो एग्जैक्टली कैसा बना पा रहा है, तो उसका रीज़न है डीएनए के पास कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है, डीएनए के पास प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन होता है, वो इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके किसको देता है, एमआरएनए, एमआरएनए से टीआरएनए। देखो डीएनए से लेके एमआरएनए तक के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसके बाद एमआरएनए से टीआरएनए राइबोसोमल, वो पूरा मिला के तुम उसको बोलते हो ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, और लास्ट में क्या बन के मिलता है, प्रोटीन। वो प्रोटीन बनाने का सबसे मेन काम किसने किया, आरआरएनए ने किया, क्योंकि आरआरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए। इतना क्लियर रहेगा तुमको। तीन चीज, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, ये कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में बिना बनाए मत आना, एग्जाम में मार्क्स मिलेगा नहीं। सबसे मेन चीज क्या है, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड और साथ में राइबोसोम्स। जब हम बैक्टीरिया के लेयर्स की बात करेंगे तो तुमको 3 लेयर स्टडी कर लेना है। अगर सपोज सबसे लास्ट वाला ये सेल मेम्ब्रेन है, इनसाइड से अगर चालू करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ रहेगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये तुमको मालूम है, क्लियर है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। अगर सेल वॉल का एग्जांपल लोगे तो सेल वॉल किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन, तो ये माइंड में याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन, इतना क्लियर रहेगा। फिर उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर भी प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, इतना वर्ड क्लियर है, क्लियर है क्या। आउटर मोस्ट लेयर में क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, और लास्ट में क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज़ों का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट और साथ में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, ये दोनों चीज़ का मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। मैंने तुमको बताया था एज पर एज अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया की बात करोगे तो ग्राम नेगेटिव वाले के पास एक लिपोपॉलीसैकेराइड्स वाले भी एक लेयर प्रेजेंट रहते हैं आउटर मोस्ट, जो कि क्या होते हैं, वो रेसिस्टेंट होते हैं, क्लियर है कि नहीं, बाहर से कोई भी चीज़ अंदर आ पाएगा क्या, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर तुमको कोई डिसीज हो जाए तो जो भी एंटीबायोटिक डायरेक्टली उसको अटैक कर पाएगा, नहीं, क्योंकि उसके बाहर एक लेयर प्रेजेंट रहेगी लिपोपॉलीसैकेराइड्स वाली लेयर। उसके बाद कौन सी लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स वाली, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेप्टिडोग्लाइकेन, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाओगे तो तुमको मालूम पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है। मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया है, मैट्रिक्स तुम्हारा क्या है, साइटोप्लाज्म। इतना टॉपिक क्लियर है क्या, ये नेमिंग है, डायग्राम बनाएंगे उसको डायरेक्टली फाइनल करेंगे। एक और चीज, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड है, मालूम है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, फोल्डेड। सपोज अगर ये सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड है तो तुमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता रहेगा। तुमको उस दिन मैंने बताया था मीजोजोम्स, ये जो होते हैं मीजोजोम्स, मीजोजोम्स यहाँ पे किस चीज़ का फंक्शन कर रहे हैं, मीजोजोम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। जैसे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है, यहाँ पे मीजोजोम्स हेल्प करेंगे क्योंकि इनके पास एक एंजाइम्स प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इतना टॉपिक क्लियर है, पक्का, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 बन जाता है, तो वो क्या करता है, बाइनरी फिजन कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइनरी फिजन्स कर लेता है। और फिजन्स के टाइम पे एग्जैक्टली क्या होता है, ये जो मीजोजोम है उसके लेयर के आजू बाजू कौन आ जाते हैं तुम्हारे, सर्कुलर डीएनए, ऐसा 2 कॉपी बनेगा, फिर दोनों कॉपी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इतना ही टॉपिक तुमको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लिखने के लिए आना चाहिए। क्या क्या लिख दोगे, फटाफट रिपीट करो। बैक्टीरियल सेल क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड अ पीस ऑफ डीएनए, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, कौन हेल्प करता है प्रोटीन बनाने के लिए, आरआरएनए, सेल मेम्ब्रेन अगर अंदर से फोल्डेड हुआ है तो वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करता है, मीजोजोम्स, और ये मीजोजोम्स के पास क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। यही मीजोजोम आगे जाके हेल्प करेगा बाइनरी फिजन्स के लिए। अगर उसकी लेयर्स की बात करोगे तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, और जो आउटर मोस्ट बाहर साइड का लेयर है वो किसका बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्लियर रहेगा इतना, पक्का, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स के टॉपिक में और वर्ड दिए कि अगर समझो स्मूथ लेयर प्रेजेंट है तो स्लाइम लेयर बोलोगे, अगर रफ प्रेजेंट है तो उसको कैप्सूल के फॉर्म में पढ़ोगे। ऐसा 2 वर्ड लिखा है, वो एनसीईआरटी में लिख के दिए। क्लियर रहेगा, इतना टॉपिक क्लियर है क्या, ठीक है। अब फटाफट डायग्राम जो बना रहा हो फटाफट आंसर दो, फिर डायरेक्टली आज सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। ये मैंने जो बनाया वो क्या रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर साइड क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। याद रखना सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और तुमको भी डायग्राम बनाने आना चाहिए क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर पे क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स। अगर बैक्टीरिया का डायग्राम कभी भी बनाओगे तो उसमें 3 चीज कॉमनली तुमको बनाना है। वो सबसे मेन चीज क्या है, अगर इनसाइड वाले की बात करोगे तो ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हुआ, क्लियर है। ये वाला पार्ट क्या हुआ, सेल वॉल हुआ। ये थर्ड वाला पार्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स हुआ। इतना क्लियर है क्या, सेल वॉल, नीचे ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन।
अगर इसी का फोल्डेड, इसी में अगर फोल्डेड रीजन में बात करेंगे तो जरा याद रखना यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मीजोजोम्स प्रेजेंट है। ये लेयर ऐसे कुछ फोल्डेड रहेंगे, ऐसे पैक रहेगा, याद रखना। ये लेयर क्या है तुम्हारे, मीजोजोम्स। ये टॉपिक क्या है तुम्हारा, मीजोजोम्स वाला। मीजोजोम्स के पास कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है। अगर कभी बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया गया कि मीजोफॉर्म ओरिजिन कहाँ से करे, तो डायरेक्टली याद रखना सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्ड प्रेजेंट है वो किसकी है, मीजोजोम्स की है। उसके अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, न्यूक्लियोइड के प्लेस के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, तुम्हारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, इसके मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, साइटोप्लाज्म बोलोगे। इतना टॉपिक क्लियर है, पक्का क्लियर है क्या, न्यूक्लियाइड, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, उसके बाद सर्कुलर डीएनए और उसके लेयर्स के बारे में। ये सेल का नाम क्या रहेगा, बैक्टीरियल सेल है ये तुम्हारा। और साथ में मेरे को बताओ और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहेगी, ये तो लेयर्स वगैरह सब कुछ हो गए। आउटसाइड में अगर इसको मोटाइल के लिए मूवमेंट वगैरह करेगा तो वो क्या रहेगा, उसके पास क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिलम प्रेजेंट है। फ्लैजिला याद रखो। और फ्लैजिला जो होता है वो किसका बना है मालूम है, फ्लैजिलिन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन के थ्रू ऐसा बना होता है। इसमें और एक चीज़ प्रेजेंट था, प्लाज्मिड, याद है ना, प्लाज्मिड क्या है तुम्हारा, अ पीस ऑफ डीएनए, प्लाज्मिड इज अ पीस ऑफ डीएनए। फ्लैजिला किस चीज़ के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, हाँ, मोटेलिटी के मूवमेंट के लिए, आगे जाने के लिए हेल्प करेगा, मूवमेंट के लिए। मेरे को तो जो फ्लैजिला है क्या ये प्रोटीन का बना हुआ है, तो उसका प्रोटीन का नाम हमने क्या दिया, फ्लैजिला करके प्रोटीन दिया। देखो याद रखना ये सब चीज़ साइटोस्केलेटन के भी फॉर्म में होता है। साइटोस्केलेटन मतलब क्या, मतलब समझे एक सेल का जो स्केलेटन होता है वो आउटर मोस्ट लेयर पे ही डिपेंड करता है, क्लियर है कि नहीं। अब साइटोस्केलेटन वर्ड का मतलब क्या है, ये फ्लैजिला किसी चीज़ से तो अटैच हुआ रहेगा यहाँ पे, तो इसके पास एक क्या प्रेजेंट रहेगा नीचे यहाँ पे, बेसल बॉडी, क्या प्रेजेंट है, बेसल बॉडी। तो याद रखो यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, बेसल बॉडी, फ्लैजिला प्रेजेंट है। इनके पास हेयर्स लाइक अगर प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहेंगे तो उसको क्या बोलोगे, हाँ क्या बोलोगे, सीलिया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, सीलिया। और एक चीज प्रेजेंट है, तुमको मैंने बताया था, पीली। क्या करता है ये, क्या करेगा पीला है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसके अगर आजू बाजू में बैक्टीरिया आ गया तो उसके साथ में क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा। एक फिम्ब्रिये करके प्रेजेंट होता है, मैंने तुमको बताया था। फिम्ब्रिये का मेन रोल क्या है, फिम्ब्रिये का मेन रोल होता है कि किसी भी चीज को टू होल्ड, मतलब ये होल्ड करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। इतना टॉपिक क्लियर है क्या, इतना ही तुमको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बनाना है। फटाफट डायग्राम में रिपीट कर दो फिर आगे बढ़ जाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल किसका बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इनसाइड आओगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के पास एक लोकेशन है जिसको हमने नाम क्या दिया, न्यूक्लियोइड। वहां पे क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो सर्कुलर डीएनए है इसका मेन डीएनए है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल की। साथ में तुम्हारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड अ पीस ऑफ डीएनए। इसको अगर हम रिमूव भी कर लेंगे तो भी बैक्टीरिया का डेथ नहीं होता है। इतना क्लियर रहेगा। उनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। वो राइबोसोम्स कौन से टाइप के हो सकते हैं, 70S टाइप वाले राइबोसोम्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल लार्जर सब यूनिट क्या रहेगा, 50S, और जो स्मॉलर सब यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, 30S। प्रोकैरियोटिक सेल क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है क्या कहीं पे भी, तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको नहीं आएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल के पास जाएंगे, ठीक। अब हमको जो स्टडी करना है वो कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें एकदम अच्छे से डिटेल में ध्यान देना। देखो टॉपिक बहुत ईजी है लेकिन क्या मालूम है, फोकस रहेगा तो ईजी है। यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल है, जैसा वो यूनिसेल्युलर था, ये क्या रहेगा, मल्टी सेल्युलर। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म में रिप्रेजेंट रहेगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल प्रेजेंट होते हैं क्या, नहीं, बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। अब मेरे बॉडी, हाँ तुमको एक एग्जांपल देना भूल गया, पीछे तुमने फ्लैजिला पढ़ा, क्लियर है कि नहीं। अगर ऐसा स्टडी करोगे तो फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ऐसा सेल है जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, जर्म सेल्स में कौन से सेल्स, स्पर्म। स्पर्म का जो टेल है वो फ्लैजिला का बना हुआ है और उस टेल के पास एक लेयर रहती है, क्लियर है कि नहीं, फ्रक्टोज की लेयर होती है, प्रेजेंट है क्या, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है और वो फ्रक्टोज हेल्प करता है स्विमिंग के लिए, क्लियर रहेगा, वैसा टॉपिक याद रखना। अब देखो यूकैरियोटिक सेल कौन से ऑर्गेनिज्म में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हम किसका एग्जांपल लेंगे, दो सेल्स का एग्जांपल ले सकते हैं, एक तो एनिमल सेल, सेकंड क्या रहेगा, प्लांट सेल। तुम्हारे पास दो सेल्स प्रेजेंट है, एनिमल सेल और सेकंड क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल सेल, प्लांट सेल में छोटा सा दो डिफरेंस था, मैंने तुमको बताया था, याद रखना। इसमें एक डिफरेंस है वैक्यूल का
जो कि इसमें क्या होता है, एब्सेंट। तो याद रखना प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और साथ में एनिमल सेल में क्या है, वो एब्सेंट है। अगर एनिमल सेल में सपोज वो एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है, तो ऐसा क्या चीज है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है, तो बोलोगे सेंट्रोजोम्स। क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोजोम्स। ये सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट है और इस सेंट्रोजोम्स के पास क्या प्रेजेंट है मालूम है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स कौन से डायरेक्शन में प्रेजेंट है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर एक सेंट्रोजोम्स का तुम डायग्राम देखोगे तो ये जो लेयर है सपोज सेंट्रोजोम्स की है और इस सेंट्रोजोम्स के अंदर कौन प्रेजेंट है तुम्हारे पास, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। और ये जो सेंट्रियोल है कैसा लाइक है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ऐसा तुमको एक याद रखना है। इतना स्टोरी क्लियर है। और यही जो सेंट्रियोल्स है, क्या ये सेंट्रियोल्स किसके बने हुए रहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर इमेजिन करें तो ये सेंट्रियोल्स किस चीज़ के बने हुए, सेंट्रियोल भी प्रोटीन के ही बने हुए। क्लियर रखोगे, याद रखोगे। देखो याद रखना, यहाँ पे वर्ड जहाँ पे तुम सेंट्रियोल्स पढ़ रहे हो, सेंट्रियोल्स ने ही किसको फॉर्मेशन करके दिया है मालूम है, जो तुम्हारा फ्लैजिला वगैरह है ना, वो याद रखना। देखो सेंट्रियोल्स के पास जो प्रोटीन प्रेजेंट है ट्यूबुलिन करके, सेम प्रोटीन किसके पास प्रेजेंट है, फ्लैजिला के पास भी प्रेजेंट होता है। सेम प्रोटीन किसके पास प्रेजेंट होता है, सीलिया के पास भी प्रेजेंट होता है। तुमको तीन चीज़ को साथ में पढ़ना है। एक तुम याद रखोगे सेंट्रियोल्स कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, ट्यूबुलिन करके प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर रहेगा, लास्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्यूबुलिन कहाँ पे प्रेजेंट है। तो याद रखो सेंट्रियोल कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, ट्यूबुलिन। सीलिया कौन से प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन। फ्लैजिला कौन से प्रोटीन का बना होता है, ट्यूबुलिन। अभी हमको फिलहाल में किसको स्टडी करना है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रोजोम्स के अंदर सेंट्रियोल जो प्रेजेंट है वो एनिमल सेल के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। क्या एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में अगर हम एग्जाम्पल ले तो क्या प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। एनिमल सेल के अंदर भी तो प्रेजेंट है ना वो, एनिमल सेल के पास भी क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्या इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहे, इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट है क्या, हाँ है। इनके पास भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है और यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इनके पास प्लास्टिड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिड क्या है, एब्सेंट है। क्लियर है कि नहीं। प्लास्टिड में भी तुमको मालूम है प्लास्टिड कौन से प्लास्टिड प्रेजेंट है, प्लास्टिड 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक का अगर एग्जांपल लोगे तो ल्यूकोप्लास्ट क्या प्रेजेंट रहेगा, ल्यूको वर्ड का मतलब होता है वाइट। बायो में वाइट को डायरेक्टली कलरलेस पढ़ते हैं। क्लियर है कि, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, समझो एक क्लोरोप्लास्ट जो तुमने पीछे पढ़ लिया और एक प्रेजेंट रहेगा क्रोमोप्लास्ट। इतना तुमको याद रखना है। तुम्हारे पास क्या क्या चीज प्रेजेंट है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये सब चीज किसके, प्लास्टिड। प्लास्टिड 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। कौन सा बोलोगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तुमको मैंने उस दिन क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट स्टडी कराए थे, याद है क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। यहाँ तक तुमको रुक जाना है। फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल भी होते हैं, बैक्टीरियो विरिडिन भी होगा। फिर हमने पढ़ा था कि कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, ये सब चीज़ कहाँ पे आ रहे हैं मालूम है, प्रेजेंट है। वो कैरोटिनॉइड्स आ गया, वो क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट है। ज़ैंथोफिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, फाइकोबिलिन्स, फाइकोएरिथ्रिन, वो सब कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, क्रोमोप्लास्ट। जो भी कलर ग्रीन है वो सब रिलेट कहाँ से करेगा, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन के अलावा भी तुमने प्लांट में कलर देखे रहेंगे, रेड है, ऑरेंज है, ये सब चीज़ कहाँ पे आएगा, क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या रहेगा तुम्हारा, वाइट इन कलर रहेगा, जिसको हमने क्या बोला है, कलरलेस बोला है। इतना क्लियर है। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है और इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। देखो दो चीज़ का डिफरेंस है, वैक्यूल्स का वर्ड आ जाएगा और साथ में प्लास्टिड का वर्ड आ जाएगा। तो याद रखना एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल सेल के अंदर जो ऑर्गेनली प्रेजेंट है वो क्या क्या हो सकती है, सबसे पहला अगर हम बात करें तो क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेकंड क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के बाद ही क्या होता है मालूम है ना, ईआर। ईआर को तुम क्या बोलते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या प्रेजेंट है, आरईआर। उसके बाद एसईआर। फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट है, गोल्गी एपेरेटस। क्या प्रेजेंट होता है, गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी एपेरेटस के बाद क्या प्रेजेंट है, लाइजोसोम्स प्रेजेंट है। लाइजोसोम्स का अगर सपोज यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, हम डायरेक्टली किस पे जाएंगे, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है। राइबोसोम्स के अलावा भी क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट है। ऐसा तुमको याद रखना है, सेंट्रोजोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारे चीज प्रेजेंट रहेंगे किसके पास, एनिमल सेल के पास। इतना क्लियर है। अगर कोई तुमको पूछेगा एनिमल सेल के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली कौन सा प्रेजेंट है, डायरेक्टली किसको याद करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को तुमको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन भी होता है और साथ में
इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा। अगर तुमको लाइसोसोम्स के बारे में बोला, गोल्गी एपरेटस के बारे में बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोला, तो सिंगल मेम्ब्रेन है इनके पास। कैसी प्रेजेंट है? सिंगल मेम्ब्रेन। देखो डाउट को इधर क्लियर करो, सबसे मेन चीज क्या है, जब तुम इसके फंक्शन स्टडी करोगे तो उसमें 2-3 पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में पढ़ लो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन से मेम्ब्रेन का है? सिंगल मेम्ब्रेन है। क्लियर है कि नहीं? ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएगा? ईआर, उसमें आर एस भी आ गया, गोल्गी एपरेटस, और साथ में कौन आएगा? लाइसोसोम्स आएंगे। इतना क्लियर है? पक्का याद रहेगा कि पूरा टॉपिक। अब उसके बाद क्या प्रेजेंट था? डबल मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है? डबल मेम्ब्रेन में कौन प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स डबल मेम्ब्रेन नहीं होते, दे आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन। मतलब मेम्ब्रेनलेस मतलब समझा क्या है? मेम्ब्रेनलेस मतलब उनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते। ऐसी राइबोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ है। ऊपर कौन से लार्जर सब यूनिट, नीचे क्या रहेगा? स्मॉलर सब यूनिट। इतना तुमको टॉपिक क्लियर रहेगा क्या? सेंट्रोसोम्स का तुमको मैंने टॉपिक बता दिया। सेंट्रोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। इस सेंट्रियोल्स का मेन रोल क्या है? कहाँ पे हेल्प कर रहे हैं सेंट्रियोल्स? किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं सेंट्रियोल? सेंट्रियोल फॉर्मेशन करते हैं स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर भी एक टाइप का प्रोटीन है जो क्रोमोसोम को जाके डायरेक्टली अटैच करेगा। कौन से लोकेशन पे? काइनेटोकोर। तुमको स्टडी कराया था, वैसा तुमको इतना याद रखना। इतना क्लियर है? डायग्राम पे जाते डायरेक्टली क्लियर रहेगा। देखो जिसको पूछा आंसर तो बाकी सब साइलेंट भी रहेंगे, और जरा अच्छे से बोर्ड पे फोकस भी करना। डायरेक्टली जो मैंने सबसे पहला बनाया, तो फॉर एग्जांपल यही पे याद कर लो कि ये कौन सा मेम्ब्रेन है? ये सेल मेम्ब्रेन के अलावा डायरेक्ट तुम इसको क्या वर्ड नाम दो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दो। क्लियर है कि नहीं? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। अगर सपोज ये कौन सा सेल है? अगर ये एनिमल सेल है तो इसके पास क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं रहेगा? सेल वॉल एब्सेंट रहेगा। सेल वॉल एब्सेंट है, उस जगह पे कौन प्रेजेंट है? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फो, ये भी फॉस्फो, और जो लिपिड वाला पार्ट है वो ये है। लिपिड के कितने लेयर प्रेजेंट है? बाइलेयर। अब देखो तुमको याद रखना है, जो फॉस्फो वाला पार्ट है वो डायरेक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड वाले लेयर के थ्रू में ऐसा दिखेगा। समझो ये तुम्हारे लेयर से, तो फॉस्फो एकदम टॉप पे प्रेजेंट रहेगा। जो लिपिड वाले लेयर है इन दोनों के गैप के बीच में प्रेजेंट रहेंगे। कौन से गैप के बीच में? सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये आउटसाइड में कौन प्रेजेंट है? पोलर हेड के फॉर्म में इधर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे मिडल में कौन प्रेजेंट है? तुम्हारे लिपिड के भी लेयर प्रेजेंट है। इसी लेयर के यहाँ पे कहीं ना कहीं तुमको प्रोटीन देखने के लिए भी मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल करके भी एक वर्ड लिख के दे दिया है तुम्हारे बुक में। कोलेस्ट्रॉल तुमको मालूम है? कोलेस्ट्रॉल कौन सा लिपिड होता है? कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव लिपिड में आता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे स्टेरॉइड्स हो गया, हार्मोन्स हो गए, वहीं पे कौन आएगा तुम्हारे साथ? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फॉस्फो प्रेजेंट है, लिपिड के बाइलेयर प्रेजेंट है। इतना क्लियर रहेगा? ये तुम्हारे कहाँ पे प्रेजेंट है? सब सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन? उसको सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर, लेकिन सेल वॉल वर्ड वहाँ पे यूज नहीं करोगे क्योंकि सेल का नाम क्या है? एनिमल सेल। इतना क्लियर है लेयर? पक्का। अब जैसे तुम इसके इनसाइड आओगे डायरेक्टली सबसे मेन चीज, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा। वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये क्या रहेगा तुम्हारा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जहाँ पे प्रेजेंट है उसी के यहाँ पे एक लोकेशन है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। अब देखो डायरेक्टली याद रखना, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसको ही मैंने बोला था ब्रेन है सेल का। ये किसका ब्रेन है? सेल का ब्रेन है। उसका रीज़न यही है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। फिर तुम्हारे पास डीएनए प्रेजेंट है। डीएनए कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? तो डायरेक्टली बोलोगे क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? क्रोमैटिन। मेरे को बताओ ये जो डीएनए है ये किस पे रैप डाउन रहेगा? डीएनए कौन सा, मतलब डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज? तो डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। और जो हिस्टोन इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है जिसके ऊपर रैप डाउन हुआ है उसके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए के पास नेगेटिव है और साथ में डीएनए खुद एसिडिक इन नेचर है, लेकिन हिस्टोन क्या है तुम्हारा? बेसिक इन नेचर है। ऐसा तुमको एक वर्ड ये भी याद रखना। मैं तुमको न्यूक्लियोसोम का वर्ड बताया था, याद है? न्यूक्लियोसोम क्या थे तुम्हारे? हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए जो था तुम्हारा वो क्या था? न्यूक्लियोसोम था। अब समझो ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये जो मैट्रिक्स हम उसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या वर्ड से डिनोट करोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट लेयर पे तुम्हारे पास न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट रहेगा। तुमको मालूम है ना न्यूक्लियर एनवलप क्यों प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है ना यहाँ पे। न्यूक्लियर एनवलप को भी अगर अच्छे से देखोगे तो सबसे एक मेन चीज का तुमको हमेशा डाउट आना चाहिए। सपोज अगर ये न्यूक्लियस का डायग्राम है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इसके पास ये प्रेजेंट है। अगर अच्छे से फोकस करो, अभी समझो ये मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को अच्छे से देखो क्या दिख रहा है तुमको? नीचे वाला इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन। हमेशा एक चीज याद रखना,
अगर इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन अगर ऐसा रहता प्रेजेंट, ये इनर है मैंने ऐसा बना दिया, ये आउटर है ऐसा बना दिया, सेल बन गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, सेल मेम्ब्रेन के साथ कोई तो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गया, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा गैप वगैरह नहीं प्रेजेंट है। लेकिन अच्छे से इस डायग्राम को फोकस करो, ये कहीं ना कहीं आके ज्वाइंट हो जाता है, दिख रहा है क्या? इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एक लोकेशन पे आके ज्वाइनिंग का पोजीशन लेता है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे आके ऐसा ज्वाइन हो जाएगी तो सेकंड वाला वहाँ से चालू होगा ना उसके बाजू से, क्लियर है कि नहीं? और इस गैप को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। इसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर किस चीज़ के लिए यूज होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हेल्प होने वाला है। इतना क्लियर है? तुम्हारे पास न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और साथ में इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। आउटर इनर मेम्ब्रेन दोनों भी जॉइंट प्रेजेंट है। रीज़न एक ही है, क्योंकि वो क्या फॉर्म करने जा रहे हैं वहाँ पे? न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर के बीच में क्या होने वाला है? एक्सचेंज होने का चांसेस है। इतना क्लियर है? तो उसके मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर तुम्हारे पास डीएनए कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। फिर तुम्हारे पास प्रेजेंट क्या होता है? न्यूक्लियोलस। अगर सपोज मैं ऐसा बनाऊँ यहाँ पे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस एग्जैक्टली क्या करते हैं? न्यूक्लियोलस क्या करते रहेंगे? तुम्हारे पास देखो, अभी मैं इसको ओपन करके भी डायग्राम बना के तुमको दिखाऊंगा। न्यूक्लियस तो अभी खाली तुमको बता रहा हूँ कि बेसिक क्या क्या नॉलेज उसके बारे में हमेशा देखो। न्यूक्लियस कोई छोटा टॉपिक नहीं दिया तुम्हारे बुक में, न्यूक्लियस 2 पेज में लिख के दिए, और 2 पेज खाली ऐसा लिख के हो जाएगा खत्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर साथ में डीएनए, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, हाफ में भी खत्म नहीं हो पा रहा। क्लियर है कि नहीं? क्या क्या मेंशन करोगे? ये जो क्रोमैटिन है, डीएनए, ये सब चीज़ को, और साथ में न्यूक्लियोलस को भी बताओ कि वो क्या फॉर्म करेगा? आरआरएनए। किसके बारे में, किसका फॉर्मेशन करता है? राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करने का काम करेगा। मतलब एक साइट ऑफ सिंथेसिस है। क्लियर रहेगा? तो राइबोसोम्स को भी देखो, तुम जब पूरा बुक पढ़ोगे तो तुमको ये तो मालूम पड़ता है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। सपोज यूकैरियोटिक सेल रहने दो, प्रोकैरियोटिक सेल रहने दो, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया रहने दो, क्लोरोप्लास्ट रहने दो, हर जगह पे तुमको क्या देखने को मिल रहा है? राइबोसोम्स। किसने बनाया इसको? राइबोसोम्स बनता कहाँ से? तो याद रखोगे, न्यूक्लियोलस ने बनाया। किसको? राइबोसोम। और जहाँ पे राइबोसोम बन गए उसने बना दिया राइबोसोमल आरएनए। और आरएनए का नाम क्या था? क्योंकि राइबोसोमल आरएनए को हम क्या बोलते हैं? आरआरएनए को तुम क्या बोलोगे? राइबोसोमल। और आरएनए तुम्हारा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इतना क्लियर रहेगा? पक्का याद रहेगा क्या? न्यूक्लियोलस क्या बनाता है? आरआरएनए साइट ऑफ सिंथेसिस है जिसमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होगा। डीएनए कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे फोल्डेड वगैरह प्रेजेंट रहेगा, वैसा तुमको याद रखना है। जो मैट्रिक्स है उसको हमने क्या नाम दिया है? न्यूक्लियोप्लाज्म नाम दिया है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के हमने क्या बोला है? न्यूक्लियर एनवलप बोला गया है। और उसी के साथ में अगर वो दोनों जगह पे ज्वाइनिंग कर रहा है तो वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है? न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन। इतना क्लियर है? पक्का न्यूक्लियस का टॉपिक लिखने आएगा ना तुमको? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और आउटसाइड उसके जो प्रेजेंट है वो क्या रहेगा तुम्हारा? साइटोप्लाज्म। एक न्यूक्लियस का डायग्राम बनाएंगे। अब देखो ऐसा इमेजिन करो, ये जो पूरा बोर्ड है ये क्या है मालूम है तुम्हारा? ये पूरा बोर्ड तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। ये जो नीचे का पैनल का दिख रहा है ये क्या है तुम्हारा? सेल मेम्ब्रेन, जिसको तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हो। अब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म सब एक साथ बना, तो लास्ट में एक इमेज का डायरेक्ट डायग्राम बनाने बुक में। क्लियर रहेगा क्या? बोर्ड पर अच्छे से फोकस करो। तुम्हारे पास सबसे मेन चीज़ क्या प्रेजेंट था? पहले डायरेक्ट न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे स्टोरी। ये जो मैं बना रहा हूँ तुम लोग इसका नाम बोलोगे फटाफट। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दोनों भी जॉइंट है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन जॉइंट है ना? अब देखो, जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जॉइंट है जहाँ पे, वहाँ से ही न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब वही जगह पे तुमको गैप देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। बाहर वाला साइड को तुम क्या बोलोगे? आउटर मेम्ब्रेन। इनर वाले को क्या बोलोगे? इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट है, क्या बोलोगे उसको? हाँ, नहीं नहीं, ये वाले स्पेस अभी समझो ना। ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, उसको क्या बोलोगे? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी ऐसा नाम दिया है। तो ऐसा एक तुमको एक वर्ड याद रखना है, क्या प्रेजेंट है? इंटर मेम्ब्रेनियस स्पेस। याद रखो दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? स्पेस रहेगा ना, क्योंकि देखो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा? स्पेस प्रेजेंट रहेगा। ये लोकेशन जहाँ से तुमको ऐसा गैप दिख रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर बोलोगे। क्लियर है कि नहीं? इसको पूरा एक साथ तुम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हो, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हो। इतना क्लियर है टॉपिक? फिर इसी के पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है अंदर ना, इनसाइड। ये जो न्यूक्लियोलस है इसका मेन काम क्या है? न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या है? आरआरएनए का सिंथेसिस करना। फॉर एग्जांपल वो राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। मतलब अगर राइबोसोम्स कहीं पे बने हुए हैं सेल के अंदर तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? किसने बनाया? न्यूक्लियोलस ने बनाया। उसके अलावा इस मैट्रिक्स को क्या नाम दोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। सपोज अगर ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और इसी के पास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होते। डीएनए कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? तो क्या बोलोगे?
क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। इतना लिखने आएगा कि न्यूक्लियस के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बताना है, डबल मेम्ब्रेन है, क्या प्रेजेंट है, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला गया क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन इनके पास प्रेजेंट होता है। किस चीज़ का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है डीएनए के पास, तो डायरेक्टली बोलोगे किसका इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। मतलब प्रोटीन का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, लेकिन डीएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अगर डीएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो क्या कंडीशन रहेगा, वो अपना मैसेज कॉपी करके किसको दे देगा, एमआरएनए को दे देगा। एमआरएनए के बाद वो तुम्हारा टीआरएनए, वो सब आगे का प्रोसेस, दूसरा चैप्टर है। ये न्यूक्लियस इतना क्लियर है पक्का। अभी न्यूक्लियस के यही से एक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया था कल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको तुम क्या पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वापस से बोलो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अच्छे से इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन करो। ये क्या है तुम्हारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे मैं पूछूंगा आंसर भी देगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन सेल बॉन्ड ऑर्गेनेल है, सेकंड लास्ट बेंच। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन, दोनों में से कोई भी आंसर दो फटाफट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन है। तुमको अभी पता है ना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा था, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन था, गोल्गी एपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट था, लाइसोसोम्स भी क्या थे, सिंगल थे। जहाँ पे वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा डबल के बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल में क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन। और एक चीज़ याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो पार्ट है, एक RER प्रेजेंट है, दूसरा SER प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। अगर कोई तुमको बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछे SER कैसा बन गया सर, तो तुमने डायरेक्टली बोलोगे SER को किसने बनाया, RER ने बनाया। फिर RER कैसा बन गया, यही से न्यूक्लियस के स्टोरी से न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होने लग गए। याद है कि तुमको मैंने इसके पहले एक बताया था कि ये फॉर्मेशन करके देते, क्लियर है कि नहीं। जबकि अगर तुम इसको डिटेल में स्टडी करोगे तो ये सब कुछ क्या है, एक जैसे ही दिख रहा है, क्लियर है क्या। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन में देखोगे तो इनके पास अगर अच्छे से डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करोगे तो इस न्यूक्लियर एनवेलप के पास भी कौन प्रेजेंट होता है मालूम है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो क्या मैं इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दूं क्या, नहीं बोल सकता, क्योंकि वो किसके पास प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। ऐसा ये राइट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होने के चांसेस रहेंगे। इतना क्लियर है कि टॉपिक पक्का। अब याद रखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में RER और साथ में क्या प्रेजेंट है, SER। होता क्या है, इनका मेन काम है RER का, कि इनके पास जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो कैसे है, यहाँ पे इनके अपर स्ट्रक्चर पे क्या हुए, बाउंड हो गए। ये कौन से राइबोसोम्स है, बाउंड राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और यही राइबोसोम्स किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाँ, प्रोटीन का फॉर्मेशन करने वाले। सपोज अगर जो प्रोटीन बनेगा वो कहाँ पे आएगा, लैमिनल वेसिकल्स के पास आएगा। लैमिनल कैविटी याद रखो, ये कैविटी है, कौन सी कैविटी, लैमिनल कैविटी। अब देखो लैमिनल वर्ड का मतलब क्या है, इनसाइड आ रहा है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बन रहा है, क्लियर है कि नहीं। अब मेरे को बताओ इसके बाहर लेयर को क्या बोलोगे, एक्स्ट्रा लैमिनल कैविटी। एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट है ना। अब इसके बाहर जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा में आ गया। जो उसके इनसाइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे, लैमिनल कैविटी के फॉर्म में, जहाँ पे तुम्हारा प्रोटीन बनेगा और आगे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। अभी फिलहाल में इतना याद है क्या तुमको, राइबोसोम का स्टोरी समझ में आ रहा है। ये RER रफ क्यों है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज उसके पास कौन प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी प्रोटीन बनेगा वो आगे ट्रैवल कर जाएगा, क्लियर है कि नहीं। आगे जैसे ही ट्रैवल करेगा, देखो और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे फोकस करो। सपोज ये वाले स्ट्रक्चर को मैं ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाऊँ, इसको क्या बना दूँ, ट्यूब, तो इसको तुम बोलोगे ट्यूबुलर, इसको क्या बोलोगे, ट्यूबुलर। यहाँ पे कहीं पे मैं ऐसा वेसिकल्स बना दूँ, क्या बना दूँ, वेसिकल्स, तो तुम इसको क्या बोलोगे, वेसिकल्स है ये। अब देखो ये वाले पूरे पोजीशन को अगर अच्छे से देखोगे तो सिस्टर ने के जैसा दिखता है, क्लियर है कि नहीं। सिस्टर ने वर्ड का मतलब क्या, ऐसा फोल्डेड, मतलब अगर ये रीजन देखोगे तो ये फोल्ड रीजन दिख रहा है क्या, इनसाइड वाला, इसको इनसाइड वाले को तुम फोल्डेड रीजन में पढ़ते हो। बाकी जो ऊपर आ गया तो तुम्हारा मेम्ब्रेन ही है ना, तुम इसको मेम्ब्रेन पढ़ोगे। सिंगल मेम्ब्रेन तो है ना इसके पास, ऐसा तो नहीं कि मेम्ब्रेन लेस है। मेम्ब्रेन लेस मैंने राइबोसोम्स को तुमको बता के दिया, लेकिन इसके पास तो बाहर साइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये जगह को हम क्या बता रहे, सिस्टर ने। इसी के पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या बोला है, ट्यूबुलर बोला है। यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट है, तो जो भी प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस होकर बन के मिलेगा वो वेसिकल्स के फॉर्म में आगे जाएगा। क्लियर रहेगा कितना टॉपिक, पक्का क्लियर है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। ये जो था वो कौन था तुम्हारा, RER। तो याद रखना कि यहाँ तक जो भी प्रेजेंट था वो कौन था, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तुम्हारे पास आ गया सपोज ये वाला जो प्रेजेंट है, इसको हमने क्या नाम दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों दिया रहेगा मालूम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों दिया रहेगा, क्योंकि इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। और इनके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, उसका मेन रीजन ये प्रोटीन बना नहीं पाएंगे। तो ये बनाएंगे क्या एग्जैक्टली, दे विल फॉर्म प्रोटीन्स के जगह पे क्या बनाएंगे, लिपिड।
प्रोटीन तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे बनता क्या है, लिपिड। किस चीज़ का सिंथेसिस कर रहे हैं वो, लिपिड का सिंथेसिस कर रहे हैं। लिपिड बना किससे, फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल। मतलब अगर ये लिपिड का फॉर्मेशन करेंगे तो दो कंडीशन है, तो क्या क्या चीज़ बन के मिलने का चांसेस है। एक अगर सपोज मैं ऐसा लिख दूँ ग्लाइकोलिपिड, क्या लिखा मैंने, ग्लाइकोलिपिड। दूसरा लिखा ग्लाइकोप्रोटीन, क्या लिख दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। अब तो कैसे दो वर्ड के बारे में याद रखो, लास्ट में तुमको वर्ड को देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा मैं तुमको बताऊंगा। इनका काम है फॉर्मेशन करके देना, क्योंकि राइबोसोम किस चीज़ का फैक्ट्री है, प्रोटीन का फैक्ट्री है। अब वो प्रोटीन मैच्योर हुआ है कि नहीं, पैकेजिंग हुआ है कि नहीं, आगे ट्रांसपोर्ट कैसा करना है, वो सब काम दूसरे वाले के ऊपर डिपेंड है। दूसरा ऑर्गेनेल भी तो प्रेजेंट है ना। आरईआर का मेन फंक्शन तुमको समझा क्या है, आरईआर क्या चीज़ करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। अगर वो प्रोटीन बन के आगे चले गए तो वो जाएंगे दूसरे ऑर्गेनेल के पास, जो कि तुम्हारा गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है इसके बाद। लेकिन एससीआर का मेन काम क्या है, वो लिपिड का सिंथेसिस करेगा। याद रखना लिपिड क्या, किससे बने होते हैं, फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल। ऐसा तुमको दो चीज़ याद रखना है। इतना टॉपिक क्लियर है क्या, ये न्यूक्लियस क्लियर है, आरईआर क्लियर है, एससीआर क्लियर है, दोनों का इतना पक्का स्टोरी क्लियर है ना तुमको, ठीक है। अब खाली ऐसे इमेजिन करो, ये तुम्हारा क्या था, आरईआर। अभी समझो इसको ऐसा याद रखो कि क्या है तुम्हारा एससीआर, और इसके पहले क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, आरईआर। ऐसा हाफ में याद रखो। अब इसके आगे का स्टोरी तुम पढ़ रहे बिना बात किए, लास्ट में कुछ आएगा नहीं तुमको, जरा ध्यान दो। अगर हम यहाँ से ओरिजिन की बात करें, देखो यहाँ पे अगर समझो तुम्हारा एसईआर खत्म हो रहा है, तो सबसे मेन चीज़ तुमको फोकस किस पे करना है मालूम है, एसईआर के बाद अब कौन सा ऑर्गेनेल आने वाला है। तो तुमको याद रखना है एसईआर के बाद कौन आएगा, गोल्गी एपरेटस। कौन आने वाला है, गोल्गी एपरेटस। अब देखो गोल्गी एपरेटस का अगर मैं वर्ड पे बात भी करूँ तो तुमको और एक चीज़ याद रखना है, इनके पास भी क्या प्रेजेंट रहेंगे, वेसिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। इनके पास भी क्या प्रेजेंट रहेगा, ट्यूबुलर प्रेजेंट होने के चांसेस है, सिस्टर ने प्रेजेंट है। अब देखो ऐसा अच्छे से इमेजिन करो कि ये वाला साइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले कौन प्रेजेंट था मालूम है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस। ऐसा इसको भी याद रखो, डायरेक्टली भूल मत जाओ। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद ईआर, उसमें भी आरईआर, आरईआर के बाद एसईआर, एसईआर के बाद गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है। लेकिन गोल्गी एपरेटस फेस किसको कर रहा है, ऐसा पीठ किसको दिखा रहा है, ऐसा खड़ा है, डायरेक्टली उसके पीछे कौन प्रेजेंट है, एसईआर प्रेजेंट है। एसईआर बोल रहा है मेरे पीछे कौन प्रेजेंट है, आरईआर, आरईआर के पीछे कौन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो इस वाले फेस को हम कौन सा फेस बोल रहे हैं, सिस फेस। ऐसा याद रखना कि ये क्या है तुम्हारा सिस फेस, और यहाँ पे ये वाला जो फेस है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस फेस। क्लियर रहेगा, ये कौन सा फेस है, ट्रांस फेस। ऐसे वेसिकल्स के बारे में भी तुमको याद रखना है। इतना टॉपिक क्लियर है क्या, यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। गोल्गी एपरेटस को प्रोटीन दिया किसने, जिसको मैं पूछेगा आंसर दो, गोल्गी एपरेटस को प्रोटीन दिया किसने। सपोज अगर ऐसा एग्जांपल ले हम, गोल्गी एपरेटस के पास प्रोटीन तो आया है, क्लियर है, तो उसको प्रोटीन देता कौन है, गोल्गी एपरेटस को प्रोटीन देगा कौन, एसईआर बोल रहे हैं। एसईआर का काम नहीं है वो देगा आरईआर। वो लैमिनल कैविटी तुमको मैंने बताया था डायरेक्टली, वहाँ से देगा। एसईआर तो फॉर्मेशन करता है किस चीज़ का, लिपिड का। आरईआर ही तो है ना जिसने किसका फॉर्मेशन किया, प्रोटीन का। तो इसको मिल गया सपोज यहाँ पे प्रोटीन, सपोज यहाँ पे जो प्रोटीन आ गए, अब इसका मेन काम क्या है, ये उसको एक चीज़ करेगा, पैकेजिंग करेगा। किसके जैसा काम करना मालूम है, अमेजॉन वगैरह तुमने देखा रहेगा, सेम काम यही करेगा। वो प्रोटीन लाके बना के दे दिया, तुम पैक करो और इसको क्या करो, आगे पास आउट करो। अब जैसे ही सपोज ये पैकेजिंग करके इसको आगे पास आउट करेगा, तो यहीं पे क्या होगा मालूम है, उसका मैचुरेशन भी होने वाला है। क्या होगा, वो मैच्योर हो जाएगा। जो प्रोटीन बना उसको प्रॉपरली मैचुरेशन किया गया, प्रॉपरली पैक किया गया, अब ये आगे ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या है, रेडी है। तो इसमें क्या होगा, एक तो पैकेजिंग होगा, सेकंड मॉडिफिकेशन भी होने वाला है। क्या होएगा, मॉडिफिकेशन। ऐसे तुमको दो वर्ड याद रखने, गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन है। क्या क्या करता है, एक तो पैकेजिंग, सेकंड क्या करेगा, मॉडिफिकेशन। पैकेजिंग एज वेल एज मॉडिफिकेशन दोनों भी डिपेंडेंट है। इसका ये वाला फेस को तुम क्या बोलते हो, सीस फेस। आगे जो प्रेजेंट है उसको तुमने क्या नाम दिया है, ट्रांस फेस। आगे ऐसी फिर तुम्हारा जो प्रोटीन है वो आगे रिमूव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, प्रोटीन का सीधे ऐसा होने का चांसेस है। देखो रीज़न ही यही होता है कि सपोज अगर तुम ऐसा एग्जांपल लो कि प्रोटीन को फिर कहाँ पे भेज दिया इन्होंने, साइटोप्लाज्म पे भेज दिया ना। क्लियर है कि नहीं टॉपिक, अरे ये पूरा बोर्ड तुम्हारा साइटोप्लाज्म है ना। अंदर जब बना तो लैमिनल कैविटी का तुमने वर्ड यूज़ किया था, अब उसके बाहर अगर बन जाएगा तो फिर जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है क्या तक का टॉपिक, इसने बना दिया ऐसा। और आरईआर के पास क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। इतना क्लियर है, पक्का क्लियर है क्या। किसी को ये डाउट नहीं आया कि इधर 80S प्रेजेंट है कि 70S,
यूकैरियोटिक सेल है, डायरेक्टली क्या याद रखोगे, इसके पास एटीएस प्रेजेंट रहेगा, खाली मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जो कि तुम्हारा डबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में प्रेजेंट था वो माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर 70S प्रेजेंट होने के चांसेस रहेंगे। इतना क्लियर रहेगा क्या? तो ऐसा तुम लोग बहुत सारा चीज़ इसमें इसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये कोई 10 मार्क या 5 मार्क के लिए नहीं आने वाले, 2 to 3 मार्क्स के लिए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्सप्लेन करो, राइट शॉर्ट नोट्स में भी आने का चांसेस है। डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दिया तो और ईजी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? जहाँ से अटैचमेंट लिया उनको भी एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद जिसके पास जा रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर दो, लास्ट के 2 पॉइंट्स तो तुम्हारे ये बन जाएंगे। और मिडल में बताओ ना, ये प्रोटीन बनाता है और ये क्या बनाएगा, लिपिड सिंथेसिस करेगा। ये दोनों जाके देते किसको, गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस करता है क्या है, पैकेजिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, फिर उसके बाद उसको क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इतना क्लियर है। उसके बाद अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है वो क्या है तुम्हारी, लाइसोसोम्स। क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर या साइटोप्लाज्म पे? लाइसोसोम साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस साइटोप्लाज्म, डीएनए साइटोप्लाज्म। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के पास एक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है जिसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या याद रखोगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो क्या एंजाइम्स के बारे में याद रखना, कोई भी चीज़ को रट्टा मत मारो, जो मैं बोल रहा खाली उसको समझ के लो, अपने आप लिखने आएगा। तुम्हारे पास लाइसोसोम्स करके एक सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट है। क्लियर है? क्या ये डबल मेम्ब्रेन है? नहीं, ये भी क्या है तुम्हारी, सिंगल मेम्ब्रेन है। तो पहला पॉइंट तुम लोग वो लिख सकते हैं। लाइसोसोम्स के पास एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलिटिक। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। लाइटिक वर्ड का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन। वाटर लो और इसको क्या करो, ब्रेक डाउन करो। अगर ये ऐसा बोलता है कि मैं वाटर लेके ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, तो इनके पास आएगा कौन, ये बोलेंगे प्रोटीन आता है बेचारा। प्रोटीन पूछता है, मैं आ गया, अब मेरे को ब्रेक डाउन करके दिखाओ। डायरेक्टली ब्रेक डाउन कर सकता है क्या, नहीं। वर्ड में क्या लिखा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब इनके पास प्रोटीन के एंजाइम्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन। तो अगर मेरे को प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है तो मुझे कौन सा एंजाइम यूज होगा, प्रोटीएस। क्या लगेगा, प्रोटीएस। प्रोटीएस का यूज करके विद द हेल्प ऑफ वाटर हम लोग प्रोटीन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, और प्रोटीन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा डायरेक्टली। प्रोटीन के बाद क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में भी तुमको सेम फंक्शन करना है। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या यूज करोगे, हाँ कार्बोहाइड्रेट मालूम है ना तुमको, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शुगर। शुगर से ना तुम्हारे, तो उसके वाले एंजाइम्स को यूज करोगे, इसको भी क्या करोगे, ब्रेक डाउन कर दोगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। लिपिड्स आ जाएंगे तो लाइपेज का यूज करोगे, फिर से इसको क्या करोगे, लिपिड को भी क्या करोगे, ब्रेक डाउन। क्या न्यूक्लिक एसिड आएगा उसको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड। और साथ में मैंने यहाँ पे लिपिड लिख के दे दिया है। अब देखो तुमको मैं एंजाइम्स के नाम लिखता हूँ, डायरेक्ट बोर्ड पे फोकस करो। आरएनएस, क्या लिखा सबसे पहला, आरएनएस। आरएनएस कब यूज होगा, सपोज मेरे पास एक सेल है, किसी ने बोला सर मेरे को इसमें से डीएनए निकाल के तो बाकी सब चीज़ मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। अगर वो बोल रहा है कि मेरे को खाली डीएनए चाहिए, बाकी सबको निकाल दो, सब एंजाइम को लेके आओ, तुम लोग बोले प्रोटीएस को लेके आओ, छोड़ दो उस सेल के अंदर, तो जितने भी प्रोटीन रहेगा उसको क्या करेगा, वो खत्म करेगा। फिर तुम बोलोगे सर आरएनएस को लेके आओ, आरएनए को भी डाल दो, तो आरएनए मरेगा, डीएनए तो जिंदा रहेगा कि नहीं, क्लियर है। बाकी जितने भी लिपिड वाले हर एक के एंजाइम्स को लेके आओ, बाकी जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, माइक्रो, सबको क्या करो, किल करो। तुमको और एक चीज मालूम है, अच्छे से याद है क्या, भूल गए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, बताया था ना तुमको। और पूरे प्रोटोप्लाज्म पे जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल वगैरह सब रहेंगे, बाय यूजिंग द एंजाइम हम उनको किल कर सकते हैं। अभी समझो मैंने तुमको सेल का एग्जांपल दिया था, एक सेल है, सेल में से क्या निकालना था, डीएनए। अब देखो मैं जो बोलूंगा अच्छे से ध्यान से सुनो। मैंने प्रोटीएस डाल दिया तो क्या खत्म हो गया, प्रोटीन। लिपिड डाल दिया तो क्या खत्म हो गया, लिपिड। न्यूक्लिक एसिड को खत्म करना था तो मैंने न्यूक्लियस डाल दिया। न्यूक्लियस में भी 2 एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। उस दिन बताया था कटिंग कैसा करते हैं, डीएनए को कट करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो न्यूक्लियस रहेगा। अब अगर समझे न्यूक्लियस डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने क्या डाल दिया उसमें, डीएनए। क्लियर है कि नहीं, हाँ बोलो ना फटाफट, 0 मिलेगा। डीएनए डाल दिया तो कौन खत्म हो जाएगा, डीएनए खुद खत्म हो जाएगा। डीएनए को छोड़ के बाकी सब डालो उसमें, आरएनएस डालो, प्रोटीएस डालो, साथ में क्या डालोगे, लाइपेज डालोगे, तो ऐसा बहुत सारा एंजाइम्स प्रेजेंट रहेगा। फोर्थ का एग्जांपल लो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी क्या, एंडो, एक्सो। इतना क्लियर है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर है पक्का। लेकिन डीएनएस करके भी तो एंजाइम है ना, वो तो मैं तुमको एग्जांपल दिया, तो याद रखना डीएनएस भी प्रेजेंट होते हैं। इतना लिख दिया चलेगा क्या। लाइसोसोम्स के बारे में अगर कोई तुमको पूछा तो उसके पास एंजाइम्स कौन से, डायरेक्टली क्या बोलोगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन करना है बाय यूजिंग एंजाइम्स।
एंजाइम्स कौन से प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे? डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीएस, लाइपेस, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। इतना क्लियर रहेगा। तो ये सब चीज़ों को क्या करते हैं? किल। ये किसका फंक्शन है? लाइसोसोम्स। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या था? मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। ये काम कर रहा था। किस चीज़ का पैकेजिंग कर रहा था? प्रोटीन का। क्लियर रहेगा? इतना क्लियर है? मेरे को तो लिपिड्स का भी टॉपिक दिया गया इसमें तुमको। ग्लाइकोलिपिड्स मैंने पीछे लिखा था और साथ में ग्लाइको प्रोटीन करके भी दे दिया था। अगर खाली प्रोटीन रहेगा तो प्योर फॉर्म में प्रोटीन होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर उसके साथ में कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप रहेगा। ऐसा तुमने पहले पढ़ा है। तो अब अगर समझो ग्लाइको के साथ में प्रोटीन आ गया तो वो ग्लाइको प्रोटीन बन गया। अगर लिपिड के साथ में प्रोटीन आ गया तो क्या बन जाएगा? लिपिड के साथ लिपोप्रोटीन बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स तुमको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है क्या? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बाद क्या प्रेजेंट है? जो भी तुमको डाउट है लास्ट में एक साथ पूछना। क्लियर है कि नहीं? जितने भी डाउट है तुमको जैसा ही खत्म होगा डायरेक्टली क्लियर करता। खाली पे पहले फोकस रखो। लाइसोसोम्स के बाद तुमको क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो लाइसोसोम्स के बाद क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस करो कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। क्लियर रहेगा? आउटर मेम्ब्रेन क्या बोलोगे? आउटर मेम्ब्रेन। बाहर साइड जो प्रेजेंट है उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, जो कि क्या है? स्मूथ है। ये क्या है? स्मूथ होती है। क्लियर है कि नहीं? इनर साइड मेम्ब्रेन क्या रहेगा? वो रफ। इनर साइड मेम्ब्रेन क्या रहेगा? रफ। ऐसा याद रखो कि तुम्हारे पास आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और साथ में क्या प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ऐसे तुम्हारे पास मेम्ब्रेन कितने प्रेजेंट है? दो। इनर मेम्ब्रेन अगर अच्छे से देखोगे तो वो कैसा रीजन में प्रेजेंट है? फोल्डेड है कि नहीं? इनर मेम्ब्रेन कैसा प्रेजेंट है? फोल्डेड। अगर सपोज इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या कंडीशन है? क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है? एसी। शांत रहो जरा, सुनो। बंद करना है, ठंडी लग रहा है। मैं कब से देख रहा हूँ, क्या देख रहा है? एनिमल किंगडम देख के डर रहा है। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? बीच में चालू करने मत बोलो। तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? आउटर मेम्ब्रेन और सेकंड क्या प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन। एक तुम्हारे पास आउटर मेम्ब्रेन है और बाहर साइड अंदर साइड क्या प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन। ये जो तुम्हारा आउटर मेम्ब्रेन है ये कैसा प्रेजेंट है? स्मूथ। इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डेड है और थोड़ा सा याद रखो कि रफ टाइप में प्रेजेंट है। क्योंकि देखो रीजन क्या है, जहाँ पे भी ऐसा फोल्डेड रीजन रहेगा, मैंने तुमको बताया इसका एक अलग से नाम था, मालूम है? क्रिस्टे। क्रिस्टे करके तुमने पढ़ा था क्या? क्रिस्टे। और आउटर ये जो ऊपर साइड प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? इनर मेम्ब्रेन। जहाँ पे ऐसा फोल्ड वाला रीजन है वो क्रिस्टे और ऊपर से तुमको क्या पढ़ना है? इनर मेम्ब्रेन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास उसका खुद का मैट्रिक्स होता है। याद है ना? तुमको बताया था मैंने। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये उसका क्या है? सेल्फ मैट्रिक्स है, खुद का मैट्रिक्स प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम क्या दिया था? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। साथ में क्या इसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है? इसके पास सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। किसके पास प्रेजेंट है सर्कुलर डीएनए? माइटोकॉन्ड्रिया के पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। साथ में क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन से टाइप वाले? 70S। इतना क्लियर रहेगा? पक्का क्लियर है क्या? अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, डीएनए, राइबोसोम्स, क्रिस्टे, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और साथ में क्या है? परमिएबल है। कैसी प्रेजेंट है? परमिएबल। मतलब कोई भी चीज़ को क्या है? परमिएबल है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे एंट्री कर सकता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड रीजन में प्रेजेंट है और साथ में क्या है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल वर्ड का मतलब क्या रहेगा? कि ये सेलेक्ट करेगा कि मेरे को किसको अंदर भेजना है, मतलब वो सेलेक्ट करके अंदर भेजेगा। और साथ में ये क्या करेगी? डायरेक्टली भेजने का चांसेस रहेगा। परमिएबल। इतना दोनों का क्लियर है टॉपिक। 4-5 पॉइंट लिखने आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर जैसे स्टडी करोगे तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ है। सेकंड क्या बोलोगे? आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और साथ में क्या है? परमिएबल है। साथ में इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। इसको डायरेक्टली क्या बोलोगे? सपोज अगर तुम बुक का डायग्राम देखो तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, तो उसको तुम बोलो इनर मेम्ब्रेन कैसा प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। साथ में फोल्डेड बोला तो भी चलेगा। और वही क्या है तुम्हारा? सेलेक्टिवली परमिएबल। इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली इस चीज़ के लिए बोला गया क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है? डीएनए, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। साथ में क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद क्या है? सेमी ऑटोनॉमस। क्लियर रहेगा?
माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली में के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ सर्कुलर डीएनए। इतना टॉपिक पूरा क्लियर है, पक्का तुमको याद रहेगा क्या? अब मेरे को बताओ कि इसका दो फंक्शन बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पे क्या होता है, कौन सा साइकिल होता है? क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे जो साइकिल रन होता है उसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स पे क्रेब्स साइकिल, इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पे कौन सा साइकिल रन होता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। इतना क्लियर रहेगा? इतना लिखने आएगा क्या तुमको उसके बारे में? ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास ऑक्सीजोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल्स। जितना पॉइंट मैं तुमको बता रहा हूँ इतना सफिशिएंट है क्या? इससे ज़्यादा तुमको लिखने के लिए कभी नहीं आएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजोम्स। क्या बोलोगे? ऑक्सीजोम्स। इतना टॉपिक क्लियर है? इसी ऑक्सीजोम्स के पास सपोज ये ऑक्सीजोम ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है ना, इसमें कौन प्रेजेंट है? ATP। यहाँ पे ATP बन के मिलेगा। और ATP का नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बनता किससे है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर तुमको पूछेंगे कोई ADP कहाँ से बना, तो क्या बोलोगे? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर रहेगा? ATP। जहाँ पे वर्ड ATP आ गया तो इसको हमने नाम क्या दिया? पावर हाउस। इसको क्या बोल दिया? पावर हाउस। और यही क्या है तुम्हारा मालूम है? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। और साथ में किस चीज के लिए हेल्प करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। किस चीज के लिए हेल्प करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। कैसा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, साथ में क्या है? परमिएबल है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, साथ सेलेक्टिवली परमिएबल। माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स नोन एज सेल्फ मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स देयर इज सर्कुलर डीएनए एज वेल एज राइबोसोम। राइबोसोम इज ऑफ 70S टाइप। जहाँ पे 70S रहेगा वहाँ पे 50S एंड 30S। इतना क्लियर है? लार्जर सबयूनिट, स्मॉलर सबयूनिट। अगर कोई तुमको इसका फंक्शन पूछेगा डायरेक्टली बताओ, दे आर सेमी ऑटोनॉमस, मतलब ये खुद का फंक्शन भी करते हैं क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे उनको ऑर्डर नहीं देता है, उतना काम का ऑर्डर नहीं देगा, बाकी सब ये काम खुद से भी करते हैं। साथ में मैट्रिक्स पे क्या रन हो रहा है? क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल का ही प्रोडक्ट क्या है? CO2 H2O। और साथ में क्या रहेगा? एनर्जी। ये जो एनर्जी है वो क्या है तुम्हारा मालूम है? एनर्जी इज नथिंग बट ATP। इतना क्लियर है? इसके मैट्रिक्स पे ऐसे बहुत सारे कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट है जिनका नाम क्या है? NADP FMN। तुमने पढ़ा रहेगा, याद है क्या? FMN क्या है? फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तुमने ये भी पढ़ा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे कोएंजाइम्स भी प्रेजेंट है, ऐसा तुमको याद रखना है। क्लियर रहेगा? और वही कोएंजाइम्स का यूज़ करके तुम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम को क्या करते हो? आगे रन करते हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम जब रन कर जाएगा तो एक वाटर बन के मिलेगा जिसका नाम क्या रहेगा? कौन सा वाटर है वो? मेटाबॉलिक। कौन सा वाटर याद रखना है? मेटाबॉलिक वाटर। इतना क्लियर रहेगा क्या? इससे ज़्यादा कोई भी बुक तुमको बताएगा ही नहीं। इतना ही है पूरे 11th में जाओ 12th में जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया इतने, इससे ज़्यादा कुछ प्रेजेंट नहीं है। याद रहेगा पक्का? ठीक। गो। और कोई है? PDF में खुद ही भेजूंगा ना नोट्स का, क्यों टेंशन ले रहे हो? नोट्स का जरूरत भी नहीं, अगर अच्छे से दिमाग खोल के बैठा रहेगा तो खुद बनाएगा ऐसा 2-3 सर्कल में। टेंशन कुछ भी है क्या इसमें? नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद बोलो क्या बनाओ अभी फटाफट। अब जरा ध्यान दो। नहीं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट पे जाने से पहले एनिमल को पूरा टोटली क्या करते हैं? फाइनल कर लेते। एनिमल को फाइनल करने के लिए एक बच जा रहा है, कौन है? सेंट्रोजोम्स। कौन बच गया? सेंट्रोजोम्स। वापस से बोलो, कौन बच गया? सेंट्रोजोम्स। कौन बच गया? सेंट्रोजोम्स। याद रखना है क्या है तुमको? एक फॉर्मूला 9 + 0। क्या याद रखोगे? 9 + 0 कितना होएगा? 9 ही होएगा। ठीक है। देखो सेंट्रोजोम्स में तुमको पहले सबसे पहले क्या याद रखना है? अब डायग्राम पे सबसे पहले फोकस करो, लास्ट में थियरी पढ़ लेंगे। देखो तुमको एक बात बताता हूँ,
ऐसा कोई भी वीडियो बना नहीं आज तक जिसने पूरा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन को एक ही चैप्टर में, मतलब एक ही दिन में खत्म हो, ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा तुमको, कहीं पे भी जाओगे। अच्छे से फोकस करो, पूरा चैप्टर 1.5-2 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा। अभी ये जो तुम्हारे पास प्रेजेंट है इसको हमने क्या नाम दिया है? सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। और वो सेंट्रियोल कैसा लाई किया है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना क्लियर है? ये जो सेंट्रियोल्स है वो एग्जैक्टली किसके बने हुए, मैंने तुमको बताया था, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अगर ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं तो कौन सा प्रोटीन, कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? ट्यूब्यूलिन करके एक प्रोटीन है जिससे कौन बना होता है? तुम्हारा सेंट्रियोल्स। अब तक एक टॉपिक बता रहा था, अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया साइटोस्केलेटन। यहाँ पे क्या लिखा? साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल। साइटो वर्ड का मतलब क्या है? सेल। स्केलेटन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्केलेटन मतलब उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा फॉर्म्ड करेगा वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब देखो साथ में मैकेनिकल सपोर्ट, तुम्हारे बॉडी में जो बोन है वो क्या करता है? तुमको सपोर्ट देता है। सेम यहाँ पे भी इसी सपोर्ट प्रेजेंट है। साइटो जो स्केलेटन है इसमें भी 3 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो प्रोटीन के नाम क्या क्या है। अब ये अगर साइटोस्केलेटन की बात करोगे तो वो भी 3 चीज में डिवाइडेड है। बिना बात किए बैठो ना जरा, नहीं तो घर पे जाओ। देखो साइटोस्केलेटन में 3 चीज प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट प्रोटीन, इंटरमीडिएट प्रोटीन, साथ में एक और प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। साथ में एक प्रेजेंट है माइक्रोफिलामेंट। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोफिलामेंट। देखो याद रखना तुम्हारे पास साइटोस्केलेटन में 3 प्रोटीन प्रेजेंट है। एक का नाम क्या है? इंटरमीडिएट। याद रखना इंटरमीडिएट प्रेजेंट है, साथ में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है। देखो माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ऐसा तुम लोग 2 नाम दे सकते हो। और साथ में माइक्रो को क्या बोलोगे? माइक्रो के साथ में क्या प्रेजेंट है? ट्यूब्यूल्स। अगर मैं ऐसा लिखूँ यहाँ पे वर्ड माइक्रो ट्यूब्यूल्स, तो ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है ये पूरे स्ट्रक्चर में तुमको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है मालूम है? पूरे सेल के अंदर। तो क्या बोलोगे? स्पिंडल फाइबर्स। कुछ नहीं आता है, देखो क्यों बात कर रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। तुमको याद रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर सपोज स्पिंडल फाइबर का ये फॉर्मेशन करता है, तो ये स्पिंडल फाइबर किस चीज़ के लिए यूज होते हैं? क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे? अटैच करने के लिए। अब सपोज ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट है? काइनेटोकोर। तो ये स्पिंडल फाइबर आके यहाँ पे अटैचमेंट लेते हैं। लेकिन ये स्पिंडल फाइबर का एक स्टोरी है, अगर कोई भी चीज़ सपोज यहाँ पे आके अटैचमेंट लिया है तो वो वापस से कैसा लेके जाता है? क्लियर है कि नहीं? तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि ये जो स्पिंडल फाइबर है कुछ टाइम पीरियड के बाद शॉर्ट होने लग जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? अगर वो शॉर्ट हो रहे तो उसका रीज़न यही है वो किससे बने हुए? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? ट्यूब्यूलिन करके यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है। ये जो ट्यूब्यूलिन वाला प्रोटीन प्रेजेंट है वो सेम कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट है। इतना क्लियर रहेगा। ये जो आउटर मोस्ट लेयर जो तुमको देखने के लिए मिल रहा है ये क्या है मालूम है? एक्सोनेमी। इसको क्या याद रखो? कौन से नाम से याद रखोगे? एक्सोनेमी। जरा अच्छे से याद रखो। तुमको सबसे पहले हमने एक सेंट्रोजोम्स का डायग्राम बना के दिया। उस सेंट्रोजोम्स के अंदर क्या बताया तुमको? 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सेंट्रोजोम्स खुद एक सेल ऑर्गेनेली है। क्लियर है कि नहीं? उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। वो दोनों भी सेंट्रियोल्स किस चीज़ के बने हुए? अगर कोई पूछा तो बोलोगे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए। कौन सा ट्यूबुलिन प्रोटीन? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। जैसे कि वो स्पिंडल फाइबर के लिए फॉर्मेशन करेगा, सेम सेंट्रियोल्स में भी उसी का यूज़ है। सेम यही वाले ट्यूबुलिन प्रोटीन का यूज़ किधर है? वो सीलिया बनाने के लिए भी यूज़ होगा और साथ में फ्लैजिला बनाने के लिए भी इसी का यूज़ किया जाएगा। प्रोटीन का टॉपिक क्लियर है क्या? कोई तुमको पूछा सेंट्रियोल्स कौन से प्रोटीन का बने, डायरेक्टली क्या बोलोगे? दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। एक्सोनोमी कौन सा है? जो उसके आउटर मोस्ट जो लेयर पे प्रेजेंट है उसको हमने क्या नाम दिया है? एक्सोनोमी। ये जो सेंट्रियोल्स है एक दूसरे से कैसा पोजीशन में प्रेजेंट है? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इतना क्लियर रहेगा पक्का? अब एक सेंट्रियोल को ब्रेक डाउन करके तुमको दिखाओ एक्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है। अब जरा बोर्ड पे फोकस करना चाहिए। देखो थोड़ा देर ध्यान दो, तुरंत खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, मेरे को भी जाने का घर पे। अब जरा ध्यान, सपोज ट्रिपलेट्स की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? ट्रिपलेट्स। तुम लोग को मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के दिया था 9+0। क्लियर है क्या? अच्छे से फोकस करो, तुमको भी बुक में बनाना है जो चीज़ मैं बताऊंगा लास्ट में। मैंने अभी एक ट्रिपलेट बना दिया। ये ट्रिपलेट कौन है? ये ट्रिपलेट क्या है? राउंड स्ट्रक्चर में दिख रहा है। ऐसा इमेजिन करो ये सेंट्रियोल्स है। ये कौन है? सेंट्रियोल्स। कौन से प्रोटीन के बने हुए? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए। अभी सपोज अगर मैं इसका एग्जांपल लिख दूँ, ये ए है, बी है, सी, ऐसा तुमको वो भी लिखना है। ए बी सी ऐसा बुक में नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ के लिए दिया है। अगर तुमको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आया ना, टीचर डायरेक्ट 0 भी देगी, क्योंकि उसको ये स्ट्रक्चर में मालूम पड़ जाएगा कि फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा?
ए, ऊपर क्या लिख रहा हूँ बी, और इधर टॉप पे क्या लिख दिया सी। ऐसा ही फिलहाल में याद रखो कि ए बी सी। इतना क्लियर है? पक्का? ठीक है, 1 2 3। अभी ये बन गया 1 2 3, 1 2 3। कितने ट्रिपलेट हुए अभी तक? 3। कितना हुआ? कितना हुआ? अच्छा, तुमको मैथ्स आता है, ठीक है। 9 बन गए क्या? बोर्ड पे अच्छे से फोकस करो। सेम ऐसी डायग्राम बनाओगे तो एग्जाम में टीचर पूछेगी भी नहीं कि इसको सब चीज़ मालूम रहेगा, क्योंकि तुम लिख दोगे पहले ही ट्यूबुलिन। किधर का ट्यूबुलिन? माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला ट्यूबुलिन। क्या बनाता है? सेंट्रियोल्स। स्ट्रक्चर कैसा देखने के लिए? फॉर्मूला क्या है? 9+3। अब जरा गिनो, 9+0, ठीक है। ये वाला ट्रिपलेट को बताता था, मतलब जो 9 है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? ट्रिपलेट के फॉर्म में। मतलब समझो तुम्हारे पास ये जो ट्यूबुलिन खाली इसका स्टार्टिंग का देखेंगे तो ये 3 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट है। तो ऐसा याद रखो कि ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा। तुमको डायग्राम बताता हूँ, जरा ध्यान। सपोज ये तुम लोग ने ऐसा 3 बनाया ना, तो ऐसा याद रखो कि ये क्या है तुम्हारा? ट्यूबुलिन। हमने कट कैसा किया मालूम है? ये तुम्हारा सेंट्रियोल्स था। ये क्या था तुम्हारा? सेंट्रियोल्स। इस सेंट्रियोल्स के अंदर ये ऐसे ऐसे तुमको दिख रहे थे ना स्ट्रक्चर में, तो जब मैंने इसको ऐसा कट किया तो डायरेक्टली मालूम पड़ा कि ये तो ट्यूबुलिन है। क्लियर है कि नहीं? और ट्यूबुलिन वाला प्रोटीन टाइप दिख रहा है, और वही क्या है तुम्हारा? सेंट्रियोल। फिर देखा तो उसका अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट था। अरेंजमेंट में मालूम पड़ा 9+0। मिडल में कोई चीज़ प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो हम इसको बोलेंगे सेंट्रल हब। क्या बोलेंगे? सेंट्रल हब। नाम क्या याद रखोगे? सेंट्रल हब। अब देखो मिडल में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रल हब। वापस से बोलो, मिडल में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रल हब। उसके आजू बाजू सब क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल्स। जो कौन से प्रोटीन का बना हुआ है? ट्यूबुलिन करके प्रोटीन है, उसका बना हुआ होता है। इतना टॉपिक क्लियर है? अब जरा ध्यान दो। मैंने अगर सपोज ऐसा लिखा यहाँ पे, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और इसको सपोज एग्जाम्पल क्या ले लिया? सी। ऐसा क्लियर है अभी? अब फटाफट बोर्ड पे ध्यान दो। ए बी सी, फटाफट बोलिए तो तुमको आता ही रहेगा। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तुम लोग बोलते रहेगा ऐसा क्यों लिख रहे? ए बी सी तुमको याद नहीं है इसके लिए। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इतना क्लियर है क्या? इतना तो तुमको समझ गया कि इसमें सेंट्रियोल्स में क्या प्रेजेंट है? ए है, बी है, सी है। सी इनसाइड प्रेजेंट है कि आउटसाइड डायरेक्शन में दिख रहा है? सी इनसाइड वाले डायरेक्शन में। सब जगह सी दिख रहा है कि नहीं? पक्का? ठीक है। तो सी से कौन अटैचमेंट लेता है? तो याद रखो रेडियल स्पोक। क्या याद रखोगे? रेडियल स्पोक। मतलब सी से अटैचमेंट लेता कौन है? रेडियल स्पोक। अब देखो रेडियल स्पोक ने कैसा अटैचमेंट लिया, बोर्ड पे अच्छे से फोकस करो। सी के साथ में कहाँ पे अटैचमेंट लिया है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। क्लियर है क्या अटैचमेंट? ऐसा रियल में डायग्राम है। इतना क्लियर है सी के साथ में अटैचमेंट? ज़्यादा क्लियर हुआ? क्या क्या चीज़ अभी तुमको क्लियर है? तुमने सेंट्रियोल का डायग्राम बनाया, पहले तुमने एक ट्रिपलेट बनाया, फिर वैसी ट्रिपलेट तुमने 9 बनाया। क्लियर है कि नहीं? मिडल वाले को मैंने काउंट ही नहीं किया क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला में क्या था? 0। उसको नाम क्या दिया? सेंट्रल हब। सेंट्रल हब से एक स्पोक अराइज हो रहा है जिसको हमने क्या नाम दिया है? रेडियल स्पोक। ये जो रेडियल स्पोक है वो सी वाले से अटैचमेंट है अभी फिलहाल के लिए, तुमको ऐसा याद रखना है क्योंकि हमने ABC लिया। ये जो तुम्हारा ए वाला है वो आउटसाइड आ रहा है। इतना तो क्लियर हो गया ना? अब जरा ध्यान दो, बोर्ड पे अच्छे से फोकस करो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब देखो तुमको ज्वाइनिंग कैसा करना है, बुक में मैं जो बता रहा हूँ सेम वैसे ज्वाइनिंग करोगे। सी का ज्वाइनिंग किसके साथ में करोगे? ए के साथ में। दिख रहा है क्या? सी को हमने ज्वाइन किसके साथ में किया? ए के साथ में, एक्टिव। सी के साथ में किसके साथ ज्वाइनिंग किया? ए। फिर से सी का ज्वाइनिंग किसके साथ में कर दिया? ए। फिर से सी का ज्वाइनिंग किसके साथ में कर दिया? ए। फिर से सी का ज्वाइनिंग किसके साथ में किया? ए। फिर से सी का ज्वाइनिंग ए। फिर से सी का ज्वाइनिंग ए। फिर से सी का ज्वाइनिंग ए। फिर सी का ज्वाइनिंग ए। और ये लास्ट सी का ज्वाइनिंग ए। चक्री दिख रहा है कि नहीं तुमको? जलाओ और ख़त्म कर दो इसको। इतना क्लियर रहेगा क्या? ऐसी सेम डायग्राम तुमको बनाना है एग्जाम में। ये चक्री अगर डायरेक्ट ABC के बनाते तो बनता कैसा वो भी तुमको बता देता हूँ। 1 2 3, इधर ये जा रहा है, इधर ये जा रहा है, कुछ ऐसा। चक्री बनने के जब पाउस बन जाता है। क्लियर है कि नहीं? बनाना कुछ ऐसा है। तुम इतना स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा क्या? पक्का? मैं कहता हूँ इसमें सबसे मिडल में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रल हब। फॉर्मूला में इसको क्या बोल दिया? जी 0 है ना? सेंट्रल हब तो 0 है। लिख दूँ क्या 0? गरीब है बेचारा, क्या है? 0। 9 तुम्हारे पास ट्रिपलेट प्रेजेंट है तो ये फॉर्मूला क्या हुआ? 9+0।
अब अगर मैं 9 को काउंट करूँ तो मेरे पास प्रोटीन एग्जैक्टली कितने हैं? अगर मैं ऐसा बोलूँ 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो 3 प्रेजेंट है, टोटली काउंट करो कितना प्रोटीन है? 27। इतना तुमको आता है, वेरी गुड। 27। डेटा क्लियर है क्या? इतना पक्का याद रहेगा। जिसको मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक्टिव होके जरा आंसर दो। ये क्या हुआ मालूम है? जो मैंने अभी तुमको बना के देखा, इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल्स। क्लियर है? सपोज एक एनिमल सेल है बोर्ड पे, ऐसा इमेजिन करो एक एनिमल सेल प्रेजेंट है, एक सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट है, ऐसा सब चीज़ प्रेजेंट रहेगा। एक ही सेंट्रोजोम्स का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पूरा सेंट्रोजोम्स नहीं पूछ रहा हूँ। अगर सेल डिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे तो कितना सेंट्रोजोम्स है? ऊपर एक, नीचे एक। क्लियर है कि नहीं? अच्छे से याद रखो, मैं पूरा चैप्टर को मिक्स कर दूंगा, 11 12 आगे का भी मिक्स करेंगे, इसमें टेंशन मत। सेंट्रोजोम्स तुम्हारे पास ऊपर ही प्रेजेंट है और नीचे भी सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट है। मैं सिर्फ एक सेंट्रोजोम्स के बारे में पूछ रहा हूँ। अ सिंगल सेंट्रोजोम्स कंटेन हाउ मेनी प्रोटीन? अगर एक सिंगल सेंट्रोजोम्स की मैं बात करूंगा तो उसके पास टोटल प्रोटीन कितने प्रेजेंट है? अगर ऐसा मैंने चक्री बिक्री सब बना भी दिया तो क्या प्रेजेंट रहेगा मेरे को? तुम लोग बताओ मेरे को फटाफट। नहीं आएगा तो बाजू वाले को पास आउट करो, कुछ टेंशन नहीं है। ये तुमको समझा कि नहीं समझा मैं क्या पूछ रहा हूँ? एक सेंट्रोजोम्स के पास कितने सेंट्रियोल्स है? 2 प्रेजेंट होते। ऐसा प्रेजेंट है ना सेंट्रियोल, सपोज एक ये है तो इसके साइड में ऐसा भी तो प्रेजेंट है, तो एक सेंट्रोजोम्स के अंदर सेंट्रियोल्स कितने हैं? 2। एक के पास कितना प्रेजेंट है? 27। 27 प्लस 27 कितना हो गया? वापस से काउंट करो, मेरा मैथ्स कमजोर। कितना हो गया? 54 ना। तो अगर तुमको कोई पूछा टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन जो भी तुम्हारे पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है प्रोटीन के फॉर्म में, वो कितने प्रेजेंट होते हैं वन सिंगल सेंट्रोसोम्स में? नीट का क्वेश्चन था ये, 2021 या 19 में पूछा गया। कितने रहेंगे टोटल? 54। क्योंकि वो टोटल पूछ रहे हैं और तुम क्या पढ़ के जा रहे हैं? 9 + 0, 9 + 0, फिर इसमें तुमको लास्ट में आंसर क्या मिलता है? 27। वो ऑप्शन में भी 27 रखते हैं, तुम डायरेक्टली टिक किसको करते हो? 27। ओवर कॉन्फिडेंस था क्या आंसर? 54। कभी ध्यान दिया क्या? नहीं। अगर ऐसी लिख दिया उन्होंने 2 सेंट्रोजोम्स लिख दिया, कितना आएगा फटाफट? 54 + 54 108। मैक्स भी है इसमें, क्या बोले? 108 आएगा ना? 54 + 54 4 4 8 5 5 10 108। 2 सेंट्रोसोम्स में कितने प्रेजेंट रहेंगे टोटल? 108। 108 2 सेंट्रोसोम्स। 2 सेंट्रोसोम्स का मतलब उसमें 4 सेंट्रियोल्स है। क्लियर है कि नहीं? और एक सेंट्रियोल्स के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है चक्री से। इतना क्लियर रहेगा? एक बार फिर से ये स्ट्रक्चर को रिपीट करता हूँ, फिर सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। जब वो करेंगे तो ये तुम क्या हो जाओगे? भूल जाओगे। तो अच्छे से याद रखो, एक बार फिर से बोर्ड पे फोकस करो। ये क्या था तुम्हारा? सेंट्रल हब। फिर हमने क्या बनाया? ट्रिपलेट, ABC, फिर ABC। ऐसा कितना ट्रिपलेट बनाया? 9 ट्रिपलेट बना दिया। क्लियर है? फिर हमने C का ज्वाइनिंग किसके साथ में किया? A। तो मतलब जो इनसाइड वाला होता है वो टॉप वाले से ज्वाइन करेगा। तो हमने पहला ज्वाइनिंग इधर किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर एट्थ, फिर 9। जब 9 का पूरा ज्वाइनिंग कर लिया तो हमको मालूम पड़ गया हमारा टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट। इतना क्लियर है? कोई तुमको पूछा सेंट्रोजोम, इसके बाहर वाला मैंने बताया था उसको क्या बोलते हैं? एक्सोनमी करके लिखा ना पीछे स्ट्रक्चर में। इतना क्लियर है पक्का? और भी कुछ डाउट है तो पूछ लो इसमें। क्लियर है? पक्का क्लियर है? एमॉर्फस पाउडर वगैरह का कुछ भी इसमें टॉपिक दिया, उसके आजू बाजू की लेयर में प्रेजेंट रहेंगे। अभी चैप्टर में इतना डिटेल में कुछ भी प्रेजेंट फिलहाल में नहीं। इतना टॉपिक क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है। ABC नहीं बोलते, ये तो मैं तुमको बता रहा हूँ। ABC वगैरह लिखो मत। तुम कैसा डायग्राम बनाओगे? 1 2 3 बनाओ। लेकिन देखो ये 1 2 3 में तुम 1 2 3 लिखो, PQR लिखो, कुछ भी लिखो, बिना लिखे ज्वाइनिंग बहुत हार्ड हो जाएगा। देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इसका ज्वाइनिंग कर दिया, फिर इसका इससे कर दिया। बनने का था चक्री, बताया ना फिर क्या बन जाएगा। हाँ, तो फिर वो फ्लावर नहीं बनाने का है। तो एक इसके लिए क्या याद रखो, बाहर साइड कोई तो ऐसा मॉलिक्यूल रखो जो आउटसाइड में तुमको दिखे और इनसाइड वाले में एक नाम दे दो। क्लियर है क्या? अगर मैं इस जगह पे 1 2 3 देता तो मेरा 3 का ज्वाइनिंग 1 से रहता, 3 का ज्वाइनिंग 1 से। तो मतलब नीचे वाले का ज्वाइनिंग ऊपर वाले से करना, इतना माइंड में फिक्स रखो। क्लियर है क्या डायग्राम? पक्का? एज योर विश। देखो सीलिया फ्लैजिला, टाइम कितना हुआ देखो जरा? 11:46 ना। ठीक है, 10 मिनट खत्म हो जाएगा। बोर्ड पे सिर्फ फोकस करो। अभी अपने पास लास्ट टॉपिक क्या बचा है? सीलिया फ्लैजिला। फिर एक वो प्लास्टिड्स वगैरह, क्लोरोप्लास्ट सब बचे। लेकिन इसका एनिमल सेल का लास्ट टॉपिक यही है। सीलिया प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। लोग बोलेंगे सीलिया प्रेजेंट है क्या एनिमल में?
सीलिया क्या प्रेजेंट होता है क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल में एब्सेंट है लेकिन फीमेल में प्रेजेंट है। क्लियर रहेगा। जो ओविडक्ट होता है ना, ओविडक्ट जैसे ओवम पास होता है वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसा तुमको एक याद रखना है। अब तुम लोग बोलेगे फ्लैजिला, फ्लैजिला भी प्रेजेंट है ना, किधर प्रेजेंट है, स्पर्म में प्रेजेंट है, स्पर्म के टेल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं, स्पर्म के टेल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। कट किया, अगर ऊपर के सरफेस को स्टडी किया तो मालूम पड़ा क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज। किस चीज के लिए यूज हो रहा है, स्विमिंग के लिए यूज हो रहा है। अब देखो सीलिया और फ्लैजिला का एग्जांपल लेंगे, ये दोनों भी सेम उसी ट्यूब्यूल से प्रेजेंट बने हुए जिसका नाम क्या है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पे था, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर कौन से प्रोटीन थे, ट्यूब्यूलिन थे। अगर कोई तुमको पूछेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के यूजेस बताओ, कहाँ पे क्या क्या चीज़ का यूज हुआ है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रेजेंट है। वही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की क्या क्या चीज़ बनाते हैं, सीलिया, फ्लैजिला। पीछे उसने सेंट्रियोल्स का फॉर्मेशन किया था और उसके पहले उसने स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन किया था। इतना पॉइंट सफिशिएंट है, क्लियर रहेगा पक्का, ठीक है। अब देखो जहाँ पे तुम्हारे पास सीलिया प्रेजेंट, साथ में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। अब ये सीलिया फ्लैजिला का भी हमको डायग्राम स्टडी कर लेना है। दोनों भी कौन से प्रोटीन से बने हुए, ट्यूब्यूलिन, और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम जैसे ही होता है। तो अभी समझो फॉर एग्जांपल अगर ये बैक्टीरिया सेल का एग्जांपल लिया तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सीलिया, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला। अब अगर मैं इस फ्लैजिला को कट करके या रिमूव करूँ या तो सीलिया को, तो दोनों में भी मेरे को स्ट्रक्चर सेम देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए मैं डायरेक्टली एक ही स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ जिससे तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाएगा, फाइनल। अब एक फॉर्मूला याद रखो, 9 + 2 क्या याद रखोगे, 9 + 2 टोटल कितना हुआ, 9 + 2 कितना हो गया, 11 हो गया। अभी तो पूरा स्टोरी कंप्लीट हुआ है क्या, वो 9 किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, कुछ मालूम है नहीं। अब देखो डायग्राम बनेंगे, जरा अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। 1 बोलो फटाफट, 1 2 3 4, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5, ये आता है तुम लोग को 5 6 7 8 9, क्लियर है। ये क्या है मालूम है, 9 डबलेट है। ये क्या है, 9 डबलेट। वो क्या था पीछे वाला, 9 ट्रिपलेट। देखो सुनो, मैंने आते बार तुमको एक टॉपिक बताया था, सेंट्रियोल्स, इसका बाप है। क्लियर है कि नहीं, किसका, सीलिया फ्लैजिला का। क्यों मालूम है क्या, ये बोल रहा है कि मैं डबलेट में हूँ। तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल हब। ये बोल रहा है मेरे पास सेंट्रल हब तो नहीं प्रेजेंट है, लेकिन मेरे पास मिडल में 2 और एक्स्ट्रा प्रेजेंट है ना। क्लियर है कि नहीं, अपन इधर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 9 + 2, क्लियर है। फिर ये बोल रहा है मेरे अराउंड में एक शीट प्रेजेंट है जिसको हमने सेंट्रल शीट बोला है। शीट को नाम क्या दिया है, सेंट्रल शीट। ऐसा भी फिलहाल मैं तो एक शीट प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीट। अब देखो वहीं पे क्या प्रेजेंट रहेगा, रेडियल स्पोक प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, रेडियल स्पोक। ये कैसा प्रेजेंट है, डबलेट में प्रेजेंट है। डबलेट कैसा, 2 के फॉर्म में। एग्जैक्टली है क्या, ये सीलिया और साथ में क्या है, फ्लैजिला। फॉर्मूला क्या है, 9 + 2, क्लियर है। मिडल में 2 प्रेजेंट है, वहाँ पे सेंट्रल हब प्रेजेंट था, यहाँ पे सेंट्रल हब लिखोगे क्या, नहीं। वो जो 2 प्रेजेंट है उसके आजू बाजू में कौन सा शीट प्रेजेंट है, सेंट्रल शीट प्रेजेंट है। ये डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। इधर A B C ऐसा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, पाउस वगैरह कुछ नहीं, खाली तुमको एक्सप्लेन करके लेना है कि यहाँ पे देखो अब इनके बीच में भी तो ज्वाइनिंग रहेगा ना रेडियल स्पोक के थ्रू में। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रेडियल स्पोक्स वाला क्या हो गया, ज्वाइनिंग हो गया। ऐसा तुमको याद रखना है कि ये इससे ज्वाइंट हुआ है। याद का टॉपिक क्लियर है। इस शीट को हमने क्या बोला है, सेंट्रल शीट। इतना क्लियर है पक्का, ये तुम्हारा डबलेट है। अब अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे तो तुमको कुछ ऐसा डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। याद है, जो सीलिया फ्लैजिला है वो दिखने में कुछ ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर में। जब तुम अपर साइड से ऑब्जर्वेशन करते हो, देखो ये ऐसा बंच टाइप है। जैसे इसको ऐसा ऊपर से ऑब्जर्वेशन किया, तुमको कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा, ऐसा डबलेट डबलेट के फॉर्म में। क्लियर है कि टॉपिक समझ में आ रहा है, तो वो कुछ स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ना तो ए मेंशन करो ना तो बी मेंशन करो, सिंपल से एक टॉपिक याद रखो। इनके बीच में ज्वाइनिंग भी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या रहेगा, ज्वाइनिंग भी प्रेजेंट है। और साथ में क्या याद रखो मालूम है क्या, ये पूरे पार्ट को, इसका फॉर्मूला क्या है, 9 + 2। उसका फॉर्मूला क्या था, 9 + 0। इसके पास कितना था, 27। मेरे को कोई भी एक जन इसमें गिन के दिखाओ एग्जैक्टली कितना प्रेजेंट है ट्यूबुलिन का प्रोटीन सीलिया फ्लैजिला के अंदर। कितने प्रेजेंट रहेंगे, 20। बोलो क्यों, 9 डबलेट 18 हो गया, मिडल में 2 कितना हो गया, 20 हो गया। ये कितना भी करे, डबलेट में आए मिडल में आए हर जगह पे ज़्यादा किसके पास प्रेजेंट है, सेंट्रियोल। इतना क्लियर है पक्का।
अब देखो एक डायग्राम और देख लो जिससे तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्यों बोला गया। मैंने तुमको बताया नीचे बेसल बॉडी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वेसल बॉडी प्रेजेंट है। वेसल बॉडी के बाद ऐसा सपोज तुम्हारा कोई फ्लैजिला वगैरह प्रेजेंट है, क्लियर है कि नहीं। तो समझो ये बना ही जहाँ से है वो खुद सेंट्रियोल है, तो इसके पास तो ज़्यादा रहेगा ही ना, इसने बनाया है, क्लियर है कि नहीं। और ये वाला टॉपिक तुम्हारा क्या है, फ्लैजिला। कोई तुमको पूछेगा फ्लैजिला का फॉर्मूला क्या, तो क्या बोलोगे, 9+2 विच प्रोटीन, फ्लैजिलिन करके प्रोटीन होते हैं, वैसा तुमको याद रखना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन याद रखना। और साथ में अंदर जब प्रोटीन को स्टडी किया गया तो कौन सा प्रोटीन था, ट्यूबुलिन के फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट था, इतना क्लियर रहेगा। नीचे बेसल बॉडी, ऊपर फ्लैजिला। फ्लैजिला का मेन काम क्या है, फ्लैजिला लोकोमोशन करेगा, मोटिलिटी के लिए हेल्प करेगा। सीलिया किस चीज़ के लिए हेल्प करेगा, वो भी लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, लेकिन मेनली कभी कभी फूड के पैसेज के लिए हेल्प करता है, मतलब फूड को क्या करेगा, आगे पुशअप करेगा, वैसा तुमको याद रहेगा। पैरामोशियम में करता भी हो, क्लियर है क्या। और सेम ओवम को भी आगे जाने के लिए हेल्प करता है, फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे तुमने स्टडी किया रहेगा फिम्ब्रिये, नीचे फिम्ब्रिया होता है, फिम्ब्रिया के ऊपर ऑस्टिया, वो सब क्लियर रहेगा ना तुमको। इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के बाद एक एम्पुला रीजन होता है, वो जो एम्पुला वाला रीजन है उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन वो जो ओवम फिम्ब्रिये से एम्पुला तक चले गया विद द हेल्प ऑफ सीलिया, क्लियर है कि नहीं, वहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसा इतना क्लियर रहेगा पक्का टॉपिक। कुछ डाउट है क्या तुमको सीलिया फ्लैजिला वगैरह में, नहीं। अब देखो प्लांट का एक डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसका डायग्राम दिया है तुम्हारे बुक में। ल्यूकोप्लास्ट हो गया, साथ में क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बारे में तुमको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया, क्लियर है कि नहीं। क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो पिगमेंट्स का नाम क्या रहेगा, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड, फाइकोबिलिन, फाइकोएरिथ्रिन, मतलब कलर अदर देन ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर के अलावा जो भी कलर प्रेजेंट है सबके सब क्या है, हाँ क्लोमोप्लास्ट है। ये क्या है तुम्हारा, क्लोरोप्लास्ट। अब देखो तुमको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बताया था, जरा अच्छे से आज याद रखो और आंसर दो फटाफट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हमको स्टडी करना है। क्लोरोप्लास्ट भी खुद क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसके पास क्या प्रेजेंट रहेगा, आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन। इनसाइड क्या प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। टुगेदर कलेक्टिवली इज नोन एज पेरिस्ट्रोमियम, पेरिस्ट्रोमियम। अब सपोज इसको हमने पेरिस्ट्रोमियम नाम दे दिया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, टुगेदर कलेक्टिवली नोन एज पेरिस्ट्रोमियम। अब इसके अंदर इसके पास मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसके मैट्रिक्स को हमने कल एक नाम दिया था स्ट्रोमा, इसका मैट्रिक्स का नाम क्या था, स्ट्रोमा। तो इसके पास जो मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, स्ट्रोमा, ये मैट्रिक्स स्ट्रोमा। फिर मैंने इसको बताया कि ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली में भी आता है, पीछे पता नहीं तुमको, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली वर्ड का मतलब ही यही है कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। विच टाइप ऑफ राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इतना टॉपिक क्लियर है क्या पक्का, मतलब अगर ये 70S है तो याद रखना कि प्रोकैरियोटिक से कुछ तो इसका रिलेशन रहेगा, तब जाके आज इधर प्रेजेंट है 70S टाइप। और ये तुम्हारा क्या हो गया, डीएनए, और ये क्या है तुम्हारा 70S टाइप। अब देखो इसमें प्रेजेंट क्या है, जो ग्रीन कलर में प्रेजेंट है वो तुम्हारे क्या है, बंच ऑफ ग्रैना, क्या प्रेजेंट है, बंच ऑफ ग्रैना। ये तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है, बंच ऑफ ग्रैना। ऐसे एक ग्रैना प्रेजेंट है क्या, नहीं, हमको ऐसे 2 से 3 बंचेस देखने के लिए मिलेंगे। और सपोज यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, बंच ऑफ ग्रैना। इसको हमने नाम क्या दिया, GRANA। ये क्या हो गया, ज़्यादा टॉपिक क्लियर है क्या। तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन को दोनों को मिला के क्या बोला गया, पेरिस्ट्रोम। जैसे ही अंदर आए तो क्या देखने के लिए मिला, स्ट्रोमा, जो कि क्या है वो, उसके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इसी वजह से वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली में भी पढ़ा गया। फिर हमको मालूम पड़ा 70S टाइप वाला राइबोसोम्स प्रेजेंट है। बार बार राइबोसोम पढ़ के कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि तुमको मालूम पड़ गया राइबोसोम किस चीज़ का फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री है। फिर हमने स्टडी किया कि इसके पास बंच ऑफ ग्रैना प्रेजेंट है। ये बंच ऑफ ग्रैना का मेन फंक्शन क्या है, जब तुमने बंच ऑफ ग्रैना को स्टडी किया तो हमने एक स्ट्रक्चर को स्टडी किया जिसको एकदम टॉप वाला स्ट्रक्चर, देखो जरा ध्यान दो, मैं जैसा बना स्ट्रक्चर को अच्छे से फोकस करोगे डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने स्ट्रक्चर को बार बार राउंड किया, जब राउंड किया तो मेरे को एक सर्कल देखने के लिए मिला, हमने इसको नाम दिया ल्यूमेन। क्या नाम दिया, ल्यूमेन। ल्यूमेन एक कैविटी होती है, क्लियर है कि नहीं। अब सपोज ल्यूमेन कैसा देखने के लिए मिल रहा है, ये आउटसाइड पूरा थैलोकॉइड, ये मिडल वाला तुम्हारा क्या है, ल्यूमेन। याद रखना पूरा बंच एक साथ स्टडी करोगे तो ग्रैना है।
अगर एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे तो वो क्या है, थैलाकॉइड्स। वो क्या है, थैलाकॉइड्स। फिर से याद रखो, सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलाकॉइड, बंच इज नोन एज ग्रैना। थैलाकॉइड कंटेन द पिगमेंट्स। इसके पास क्या प्रेजेंट है, पिगमेंट्स प्रेजेंट है। पिगमेंट का नाम क्या है, CHL, A क्लोरोफिल, A क्लोरोफिल, B क्लोरोफिल, C क्लोरोफिल, D क्लोरोफिल, E, यहीं पे ना बस, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। क्लियर रहेगा। अब जितने भी क्लोरोफिल है इसमें से कुछ एसेंशियल है। एसेंशियल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी है। मतलब एसेंशियल वर्ड का मतलब भी क्या है, अगर वो क्लोरोफिल पिगमेंट सपोज क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। अब रीज़न क्या है, क्लोरोफिल ए ऐसा बोलता है कि मेरे पास पावर है, जब तुम लाइट एनर्जी को ट्रैप करोगे तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, इन द केमिकल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं। तो इसके लिए कभी तुमने रिएक्शन देखा रहेगा फोटोसिंथेसिस, तो मैं को बताऊं फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली होता क्या है, 6CO2, तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होते हैं, 6, तुम्हारे पास वाटर कितना प्रेजेंट है, 12H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। और साथ में नीचे क्या प्रेजेंट होता है, सनलाइट। नीचे क्या प्रेजेंट है, मैं इसका फंक्शन भी इधर ही स्टडी करा के दे रहा हूँ। हाफ पैराग्राफ में तुमको फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन किया है चैप्टर में, तो याद रखो 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तुम्हारे पास वाटर कितना प्रेजेंट है, 12, इसके डबल में प्रेजेंट है। अब तुम्हारे पास देखो क्लोरोफिल ए है जो कि कैटेलिस्ट का रोल टेक प्लेस कर रहा है, और साथ में क्या प्रेजेंट है, सनलाइट। बन के क्या मिलेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लस 6O2। तुमको इसको बैलेंसिंग करना मैं तुमको फोटोसिंथेसिस में पूरा बताऊंगा। बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली याद रखो। तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है, 6। ये जो C6 है वो डायरेक्टली हमने किधर यूज़ किया है, C6H12O6। फॉर्मेशन हमने किसका किया, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लांट का क्या है, फूड है। ये ग्लूकोज प्लांट का फूड बना कैसे, क्योंकि हमको बाहर से क्या मिल रहा था, एटमॉस्फेयर से CO2, हमको ज़मीन से क्या मिल रहा था, वाटर। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करके आगे भेजा गया लीफ के पास। लीफ के पास जो वाटर आया वो जाइलम ने लेके आया। क्लियर है कि नहीं, जाइलम ने लाके वाटर दे दिया लीफ को। अब लीफ के पास वाटर प्रेजेंट है, स्टोमेटा से बाहर से कौन आ रहा है, CO2 आ रहा है। अब वहीं से सनलाइट वगैरह हर एक चीज आ गया, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था। इन सब ने रिएक्शन करके फूड बना दिया, और ये बेचारा क्या हो गया, खुश हो गया। फूड क्या है इसका, ग्लूकोज, साथ में क्या निकला, वाटर, और लास्ट में क्या निकला, ऑक्सीजन। इतना क्लियर है, पक्का याद रहेगा क्या, डायग्राम याद रहेगा, ठीक है। अब जो देखो पीछे तुमने क्या क्या पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट तुमको पक्का क्लियर है, सेंट्रोजोम्स क्लियर है, उसमें सेंट्रियोल्स क्लियर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है, RER SCR दोनों भी क्लियर है। इतना पक्का क्लियर है क्या, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड का तुमको टॉपिक बता दिया मैंने, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और साथ में ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम मेंशन है तुम्हारे बुक में, तो इसके लिए क्लोरोप्लास्ट का टोटली डायग्राम बता दिया। क्रोमोप्लास्ट के बारे में तुमको बता दिया मैंने, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, वो सब पिगमेंट्स के बारे में याद रखो। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते, तुमको याद रखना है, वो स्टार्च वगैरह जो तुमने पढ़ा है ना, स्टार्च हो गया। तुमने पॉलीसैकेराइड्स में जो जो चीज़ पढ़ा है तो वो सब चीज़ों के बारे में आता है ना, ल्यूकोप्लास्ट से रिलेट करो। ये जितना भी टॉपिक है अभी जो तुमको मैंने डायग्राम बनाया, तुमको एग्जाम में आएगा क्या डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस को भी डिटेल में तुमको एक्सप्लेन करके दिया। न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है वो किस चीज़ का काम करता है, RNA क्या करेगा, RNA राइबोसोम का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर रहेगा। जब हमने पढ़ा तो सेल थियरी में तो हमको ऐसा मालूम पड़ा कि सेल थियरी डायरेक्टली डिस्कवर नहीं हुआ है। सबसे पहले ऐसा हुआ रहेगा कि किसी ने न्यूक्लियस का ऑब्जर्वेशन किया, सेकंड हमने डेड सेल्स का ऑब्जर्वेशन किया है। तो डेड सेल किसके थे, प्लांट सेल के थे, जिसको हमने एग्जांपल में क्या लिया था, कॉर्क। फिर हमने अगर अच्छे से स्टडी किया तो हमको स्पर्म सेल्स में भी हमने देखा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। स्पर्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं, देखो स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। लेकिन एनिमल्स के पास जो सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट है, हो सकता है वो प्लांट के पास नहीं प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल सेंट्रोजोम्स, सेंट्रोजोम्स एनिमल सेल में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में भी प्रेजेंट है, काम दोनों में भी सेम ही कर रहा है। क्या काम करता है, रेस्पिरेशन। क्या प्लांट रेस्पिरेशन करता है, क्या प्लांट रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है प्लांट रेस्पिरेशन। कितने टाइम पीरियड के लिए करता है प्लांट रेस्पिरेशन, 24 आवर्स। बताया तुमको मैंने, तुम करते क्या 12 घंटे के लिए, नहीं, तो वो भी क्या करेगा 24 आवर्स। प्लांट में भी रेस्पिरेशन 24 आवर्स और अपने बॉडी में भी क्या होता है 24 आवर्स। एक रेस्पिरेशन है जो माइटोकॉन्ड्रिया ने करके तुमको दिया, उसका नाम क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब फटाफट एक बार रिवाइज करो, स्टॉप करते। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम क्लियर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, कलेक्टिवली नोन एज पेरिस्टॉम, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, सर्कुलर DNA,
साथ में राइबोसोम्स, राइबोसोम विच टाइप 70S टाइप्स, इतना क्लियर है. कंटेन बंच ऑफ ग्राना, one single disc-like structure known as thylakoid, which contains the pigments. Pigment is chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E. Which is the essential pigments? Chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, chlorophyll D, chlorophyll E. They are accessory pigments. मतलब उतने ज़रूरी नहीं है, खाली तुम एब्जॉर्ब करके दो, बाकी काम कौन करेगा? क्लोरोफिल ए करेगा. इसलिए क्लोरोफिल ए को बनाते कैसा मालूम है? ये क्लोरोफिल ए हो गए और इसके नीचे तुम्हारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं. क्लोरोफिल ए एक रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में काम करता है, जब तुम डिटेल में पढ़ोगे. इतना क्लियर था क्या इसके बारे में? पीछे फटाफट. बेसल बॉडी, फ्लैजिला, फ्लैजिलिन, माइक्रोट्यूबुलिन, वो सब तुमको सब याद रखना है. 9+2 फॉर्मूला याद रहेगा. डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है. किसका डायग्राम है? सीलिया. और साथ में क्या याद रखोगे? फ्लैजिला. यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है. डबलेट के फॉर्म में जब कट करके देखा गया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिला था. यहाँ तक पक्का क्लियर रहेगा. फॉर्मूला क्या है? 9+2. 9 डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, दोस्तों 18 हुआ. और जैसे मिडल का 2 काउंट किया तो कितना हो गया? 20. और इसके पास भी क्या प्रेजेंट है? रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट है. इतना टॉपिक क्लियर है? ठीक है. फिर उसके पहले हमने क्या पढ़ लिया? 9+2 कॉमन है. ये डायग्राम सेंट्रियोल्स में तुमने क्या क्या स्टडी किया? तुम्हारे पास 9 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है प्रोटीन, जो कि तुम्हारा क्या है? सेंट्रियोल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जब तुमने इसको स्टडी किया तो हमने क्या बनाया? मिडल में सबसे पहला क्या है? सेंट्रल हब प्रेजेंट है. फिर हमने ट्रिपलेट्स बनाना चालू किया. इसे कितने ट्रिपलेट्स बनाए? 9 ट्रिपलेट्स बनाए. उसका ज्वाइनिंग इनर साइड वाले का आउटसाइड से ज्वाइनिंग किया, इनर साइड का आउटसाइड के साथ में ज्वाइनिंग किया, ऐसा कुछ बनाया. फिर जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे लास्ट वाले इनर साइड में प्रेजेंट थे, उनको रेडियल स्पोक के थ्रू में सेंट्रल हब से ज्वाइनिंग दे दिया. इतना क्लियर रहेगा? पक्का. तो अगर कोई तुमको पूछेगा सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली रीजन क्या दोगे? सेंट्रियोल्स इज प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम्स. वन सिंगल सेंट्रोसोम्स कंटेन हाउ मेनी सेंट्रियोल्स? 2 सेंट्रियोल्स. उसमें ऐसा पूछा प्रोटीन के बारे में तो कितना बोलोगे? 54. उसका आंसर राइट है 54. वैसा जोश में था. और इसमें एक सिंगल में कितना प्रेजेंट है? 27. 27 + 27 54. एज पर सेल डिवीजन अगर मेरे पास 2 सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट है तो कितना प्रेजेंट रहेगा उसमें? सेंट्रियोल्स. हाँ 108. इतना क्लियर रहेगा. अभी तुमको कैलकुलेशन वगैरह सब आ जाएगा. ये डायग्राम क्लियर है ना? फिर हमने उसके पहले पढ़ा कि सेंट्रोसोम्स के अंदर ही क्या होते हैं? तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं. आउटसाइड लेयर को हमने एक नाम दिया, एक्सोनिमी करके नाम दिया. फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? ट्यूबुलिन. हमने इस साइड में साइटोस्केलेटन को देखा है. साइटोस्केलेटन, इंटरमीडिएट फिलामेंट, यहाँ पे आता कोई इंटरमीडिएट फिलामेंट, और साथ में माइक्रो ट्यूब्यूल्स, और साथ में माइक्रो फिलामेंट्स. आप देखो याद रखना, इंटरमीडिएट फिलामेंट भी प्रेजेंट है, साथ में माइक्रो ट्यूब्यूल वाले फिलामेंट भी प्रेजेंट है. ये साइटोस्केलेटन. तुमने देखो ये प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं केराटिन का प्रोटीन का एग्जांपल लूँ, एक्टिन, मायोसिन का एग्जांपल लूँ. अगर मैंने माइक्रो ट्यूब्यूल्स बोला है तो ट्यूबुलिन प्रेजेंट है. माइक्रो फिलामेंट अगर मैं वर्ड यूज करूंगा तो एक्टिन एंड मायोसिन का टॉपिक आ जाएगा. एक्टिन मायोसिन वर्ड का मतलब क्या मालूम है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है मेरे पास? माइक्रो. अगर सपोज ट्यूब्यूल्स था तो तुमने क्या पढ़ा? ट्यूबुलिन पढ़ा ना? ट्यूबुलिन कंप्लीट हो गया. अगर सपोज माइक्रो फिलामेंट बोलूँ तो क्या पढ़ोगे? माइक्रो फिलामेंट में पढ़ोगे एक्टिन, मायोसिन. एक्टिन और मायोसिन क्या है मालूम है? मसल्स के जो प्रोटीन है तुम्हारे वो कौन है? एक्टिन एंड मायोसिन. फिर तुम बोलोगे सर इंटरमीडिएट फिलामेंट का भी एक प्रोटीन का नाम बताओ. उसका नाम है केराटिन. किसको याद रखोगे? केराटिन. इतना क्लियर है क्या? साइटोस्केलेटन क्या करता है? साइटोस्केलेटन सेल को शेप देगा. क्लियर रहेगा? यहाँ पे याद रहेगा. मैकेनिकल सपोर्ट देगा. तो ये सब चीज़ तुमको उसके बारे में क्या करना है? याद रखना है. साइटोस्केलेटन भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. माइक्रो ट्यूब्यूल्स, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट कंटेन द प्रोटीन इज नोन एज केराटिन. माइक्रो फिलामेंट कंटेन विच प्रोटीन? एक्टिन, मायोसिन. माइक्रो ट्यूब्यूल्स कंटेन ट्यूब्युलिन. इतना टॉपिक क्लियर है? सेंट्रियोल्स का डायग्राम वगैरह सब आएगा क्या तुमको? पक्का. माइटोकॉन्ड्रिया फटाफट. आउटर मेम्ब्रेन, ऐसा बोर्ड पे देखने के डायरेक्ट फटाफट. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, परमिएबल. इनर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फोल्डेड. क्लियर रहेगा? सेलेक्टिवली परमिएबल. माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन द मैट्रिक्स इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. क्लियर रहेगा? इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी बोला गया था. क्यों? बिकॉज सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स. क्लियर रहेगा? Inner membrane contain F0, F1 particles known as oxysomes. क्लियर रहेगा?
जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है कौन सा टाइप का है? 70S टाइप, 50S और साथ में 30S। इतना क्लियर रहेगा पक्का। अब वो जो F1 F0 पार्टिकल है उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में डायरेक्टली क्या याद रखोगे? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट किससे बना हुआ है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसा तुमको यहाँ पे याद रखना है। इतना क्लियर रहेगा पक्का। सेमी ऑटोनॉमस मैट्रिक्स पे कौन सा साइकिल रन कर रहा है? क्रेब्स साइकिल। क्लियर रहेगा क्रेब्स साइकिल। इनर मेम्ब्रेन पे कौन सा साइकिल? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। इतना क्लियर है। इस माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म पे एक साइकिल पहले ही रन हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस, जो तुमने जब पहले पढ़ा रहेगा तो वैसा याद रखना है। फिर क्या पढ़ा तुमने? न्यूक्लियस, RER, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस, और साथ में लास्ट में क्या प्रेजेंट है? लाइसोसोम्स। हम बैक साइड से स्टडी कर रहे हैं तो हम लाइसोसोम्स के पास जाएंगे। लाइसोसोम्स को क्या बोला गया है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम वर्ड में डायरेक्टली पहले याद रखना कि हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन। इसके पास पानी है, साथ में एंजाइम है। एंजाइम लेगा, पानी लेगा, ब्रेक डाउन करेगा। पहला आया कौन? प्रोटीन, प्रोटीएज का यूज किया, खत्म किया। सेकंड आया लिपिड, लाइपेज का यूज किया, उसको भी खत्म किया। न्यूक्लिक एसिड आया, न्यूक्लियस का यूज किया, उसको भी क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। ऐसा हर एक चीज का उसने क्या किया है? ब्रेक डाउन। फिर मैंने तुमको बताया RNAs, ये सब DNAs भी प्रेजेंट रहेगा। ये सब जितने भी एंजाइम्स है तुमको याद रखना है। ये सब चीज किधर प्रेजेंट है? लाइसोसोम्स। इतना क्लियर रहेगा। फिर लाइसोसोम्स के पहले कौन प्रेजेंट है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। इसके पास भी सी स्पेस प्रेजेंट है, ट्रांसपेस। सी स्पेस ऐसा बैक साइड के थ्रू में प्रेजेंट रहेगा, किसके थ्रू में? न्यूक्लियस के यहाँ पे। तो इसके पीछे SCR के पहले RER के बाद न्यूक्लियस। अगर कोई तुमको पूछेगा इसको प्रोटीन किसने दिया? गोल्गी एपरेटस को, तो RER ने दिया, क्योंकि SCR के पास तो क्या प्रेजेंट है? लिपिड सिंथेसिस। वैसा तुमको याद रखना है। इस डायग्राम को देखो, बैक साइड से आओ। ग्लाइकोलिपिड वर्ड याद रखना, ग्लाइको प्रोटीन याद रखना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों स्मूथ है? क्योंकि राइबोसोम्स एब्सेंट है। किस चीज का सिंथेसिस करता है? लिपिड का। कैविटी का नाम क्या है? लैमिनल कैविटी। बाहर साइड जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा लैमिनल कैविटी, क्योंकि वो साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट है। इतना क्लियर है। अब जैसे हम बैक साइड जाने लगे तो हमको मालूम पड़ा फिर न्यूक्लियस को स्टडी करना पड़ेगा बिना देखे। न्यूक्लियर के पास दो मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन अगर जॉइंट है कहीं पे तो वहाँ पे एक स्पेस बनेगा, नाम क्या रहेगा? न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर पोर याद रखना। इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस भी बोलोगे। क्लियर रहेगा कि नहीं? अब मेरे को बताओ, दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है। अंदर इसके मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म पे क्या प्रेजेंट है? DNA। अंदर प्रेजेंट है ना न्यूक्लियोप्लाज्म में, DNA प्रेजेंट है। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। वहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्या फंक्शन करेगा? RNA सिंथेसिस, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। इतना क्लियर है क्या पक्का? न्यूक्लियर एनवेलप, ये वो सब चीज़ क्लियर रहेगा। फिर हमने उसके पहले क्या स्टडी किया था? फिर तुमको एनिमल सेल मैंने बताया, एनिमल सेल में क्या क्या चीज प्रेजेंट है? एनिमल सेल आउटर साइड देखोगे तो तुम्हारे पास प्रोटीन प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और साथ में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अंदर साइड आओगे तो तुमको मैट्रिक्स पे क्या देखने मिले? साइटोप्लाज्म। तुम्हारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म। एनिमल सेल के अंदर मेरे को बताओ ऑर्गेनेली क्या क्या प्रेजेंट है? एनिमल सेल कंटेन विच ऑर्गेनेली? तो सबसे पहले क्या बोलोगे? न्यूक्लियस, सेकेंड साइटोप्लाज्म, थर्ड ER, RER, SER, गोल्गी एपैरेटस। आगे लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम, और साथ में सेंट्रियोल्स, और ये राइबोसोम्स। क्लियर है क्या? इतना टॉपिक क्लियर रहेगा। सेंट्रियोल्स लिख दिया, इसके जगह पे लिखना क्या चाहिए था मेरे को? सेंट्रोसोम्स। क्लियर है? इतना अगर तुम एनिमल सेल में बनाते हो तो कोई भी टीचर तुम्हारा मार्क्स नहीं काट सकती। क्या क्या करोगे? ऑर्गेनेली में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। इतना क्लियर है? ये कौन से सेल के लिए है? एनिमल सेल। प्रीवियस में फिर हमने देख लिया यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज प्रेजेंट होते हैं। फटाफट देखो, जो मैं पीछे रिपीट किया वहाँ पे प्रेजेंट है। बाय कंपेयरिंग प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल्स। अब एक अगर वैक्यूल्स का डायग्राम देख लोगे, सपोज ये वैक्यूल्स है,
वैक्यूल किस चीज़ के लिए काम आता है? स्टोरेज और साथ में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब समझे, मालूम है ना तुमको? जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उन दोनों के लिए। जो वैक्यूल्स का जो ये पार्ट है, जो लेयर प्रेजेंट है, हम उस वैक्यूल के लेयर को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलोगे? टोनोप्लास्ट। याद रखना, वैक्यूल का जो लेयर है हमने उसको नाम क्या दिया है? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज। साथ में एक्सक्रीटरी जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका भी वो स्टोरेज करेगा। डेड सेल्स वगैरह जो भी आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। वैक्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट। इतना क्लियर है? एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट रहेगा, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम्स एब्सेंट रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स दोनों में भी प्रेजेंट है, ऐसा तुमको इतना याद रखना है। बैक्टीरिया के टाइम पे तुमको पढ़ाया था, याद है? बैक्टीरिया पूरा पीला है, किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब किस चीज़ का एक्सचेंज करेगा? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेगा। बाहर साइड जो लेयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? इस लेयर का नाम क्या है? ये जो लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, और ये सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? अंदर क्या प्रेजेंट है? सर्कुलर डीएनए। ये क्या है? राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, अ पीस ऑफ डीएनए, मीजोसोम। फोल्ड कहाँ से किया मीजोसोम्स? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करके जो बनाया गया वो कौन है? मीजोसोम। मीजोसोम के पास क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे रेस्पिरेशन करता है, वैसा मीजोसोम यहाँ पे क्या करेगा? रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेगा। आउटसाइड में तुम्हारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। फ्लैजिला को कट करोगे तो एक और प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम क्या है? ट्यूब्यूलिन। फॉर्मूला क्या रहेगा फ्लैजिला का अगर कट करके पढ़ेंगे तो? हाँ, 9+2। 9+2 कौन से फॉर्म में? 9 डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सपोज कितना रहेगा? 20। 19+2 इज इक्वल टू 20। हाँ, वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? 19 डायरेक्टली आ गया। 9 कितना हो गया? 18 और +2 20। अब मैं कहता हूँ 9 डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट था क्योंकि वो फ्लैजिला था। ऐसी सेम फॉर्मूला और किसके पास प्रेजेंट है? सीलिया के पास प्रेजेंट है। सीलिया के पास भी सेम ट्यूबुलिन प्रोटीन वाले और साथ में 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज का बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। फिम्ब्रिया का मेन काम क्या है? वो होल्ड करने के लिए यूज करेगा। क्लियर है? और साथ में पिलाएगा वो तुमको। इतना काम क्लियर। इतना अगर तुमको आ गया तो तुम्हारा टॉपिक क्लियर रहेगा। प्लाज्मिड खुद क्या था? अ पीस ऑफ डीएनए। किस चीज के लिए यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल हम उसको रिमूव करके बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया हमने, ऐसे वेक्टर यूज करते हैं। वेक्टर मतलब क्या? समझो इसका प्लाज्मिड को मैंने बाहर निकाल लिया, ये वाले प्लाज्मिड को, बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मैंने इसको यहाँ पे क्या किया? कट किया। फिर इसमें मैंने किसका एडिशन किया? जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया और फिर से किस में भेज दिया था? बैक्टीरिया। वो अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा। जब बैक्टीरिया अपना मल्टीपल कॉपी बनाएगा तो कौन सा फिशन करेगा? बाइनरी फिशन। मीजोसोम्स के थ्रू में वो डिवीजन वगैरह ऐसा तुमको याद रखना। इतना टॉपिक क्लियर रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल का, पक्का? सेल ऑर्गेनेल वगैरह पक्का तुमको पूरा क्लियर है क्या? ये सब टॉपिक। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कौन से है? सिंगल सेल ऑर्गेनेली कौन से है? क्लियर है? बंद करो।